सो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आज के टाइम पे आई थिंक आप ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है ये जानते हो, राइट? आप ऑलरेडी सेल कर रहे हो। दैट मीन्स आप बिजनेस बेसिक स्टैंडर्ड, राइट, ये आपको पता है ऑलरेडी। लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो आज के टाइम पे अगर मान लीजिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस यूज करनी है, राइट? मान लीजिए मैं एक स्पेसिफिक यूजर हूं और मैंने सोचा कि मैं आज अपनी एक कंपनी खड़ी करता हूं जिसका नाम है एबीसी, ठीक है? और मुझे माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल सर्विसेज यूज करनी है। तो फ्रॉम वेरी बेसिक मुझे क्या है, क्या मैं सिर्फ लाइसेंस खरीदने चला जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मुझे माइक्रोसॉफ्ट में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। मुझे अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना पड़ेगा, मुझे पैन नंबर देना पड़ेगा, राइट? ये सारी चीजें बेसिक है। तो इसको हम बोलते हैं टेनेंट क्रिएट करना। सो माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी सर्विस आपको यूज करनी हो, आपको जो भी आप नाम ले सकते हो आप ले सकते हो, चाहे डायनामिक्स, चाहे पावर बीआई, चाहे एश्योर, चाहे माइक्रोसॉफ्ट 365, कुछ भी। उसके लिए आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक टेनेंट बनाना पड़ता है, ठीक है? और टेनेंट कैसे बनाते हैं? अगर मान लीजिए मुझे मेरी कंपनी का नाम एबीसी रखना है, तो जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में टेनेंट बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं ब्रांडिंग पे सोचूंगा। मैं ऐसे नहीं सोचूंगा कि मेरी कंपनी का नाम एबीसी है तो मैं उसमें जाकर के कमल लिख दूं। तो मैं कोशिश करूंगा मेरा नाम कमल, मैं एबीसी ही यूज करूं माइक्रोसॉफ्ट में, जब मैं अपना कंपनी को रजिस्टर कर रहा हूं या वहां पे एक टेनेंट बना रहा हूं। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे गया, वहां पे मैंने ट्राई किया टेनेंट बनाने के लिए, जिसमें मैंने नाम डाला एबीसी। अब दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये एबीसी ऑलरेडी किसी ने यूज कर रखा होगा या नहीं कर रखा होगा। अगर यूज कर रखा है तो दैट मीन्स वहां पे एबीसी 1 डालना पड़ेगा या आपको थोड़ा सा क्विक्स करने पड़ेंगे और आप रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन मान लेते हैं वहां पे एबीसी किसी ने यूज नहीं किया हुआ था और माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि दिस इज अवेलेबल, तो दैट मीन्स मैं वहां पे जाकर के abc.com, एबीसी के नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकता हूँ। मतलब अपना वो जो टेनेंट है वो क्रिएट कर सकता हूँ, राइट? अब वहां पे जैसे ही मैंने एबीसी डाला और एक टेनेंट क्रिएट हो गया, तो माइक्रोसॉफ्ट बैकएंड पे बाय डिफॉल्ट क्या करता है, उसके आगे .on-microsoft.com लगा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने अपनी तरफ से टेनेंट का नाम दिया था एबीसी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में उसको उसके साथ लगाया एबीसी, उसके बाद .on-microsoft.com। तो अगर आपसे कल को कोई पूछता है कि आपके जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आप जो यूज कर रहे हो प्रोडक्ट, तो आपके टेनेंट का नाम क्या है, तो आपके टेनेंट का नाम है abc.on-microsoft.com, राइट? जिसमें एबीसी आपने चूज किया है, .on-microsoft.com बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ने लगा दिया। सिमिलरली आप कुछ भी नाम दे सकते हो। आपके केस में अगर आईबीएम ने किसी ने आईबीएम बनाया तो ibm.on-microsoft.com, hcl.on-microsoft.com, कुछ भी। यहां तक क्लियर क्लियर है, राइट? अब जब मैंने ये क्रिएट किया टेनेंट, तो उसके अंदर अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, यूजर अकाउंट बनाऊंगा, राइट? अब ऑब्वियसली बात है, आपका प्लेटफॉर्म रेडी है, आपने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अपना टेनेंट क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट कुछ भी एक्सेस करने के लिए आप यूजर अकाउंट बनाओगे। तो वहां पे जाकर के आप माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, डिपार्टमेंट सेल्स है, आईटी है, कुछ भी जो इंफॉर्मेशन डालनी थी आपने डाल दी, राइट? वहां से आपका यूजर अकाउंट बन गया, जिसका मतलब अगर मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है तो आपने जो डोमेन था वो abc.com था, तो मेरा ईमेल एड्रेस बन गया kamal@abc.com। ये मेरा ईमेल एड्रेस, और आपने मुझे पासवर्ड दे दिया। कह रहा कमल ये लो आपका यूजर नेम और पासवर्ड, आप अपने लैपटॉप पे लॉग इन करो या ईमेल एक्सेस करो, राइट? अब इसके अंदर लॉजिक क्या है, जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वो टेनेंट बनाया था, जो माइक्रोसॉफ्ट ने abc.on-microsoft.com बनाया, अभी अगर मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, मेरी कंपनी ने मुझे kamal@abc.com डाला, लेकिन abc.com एक डोमेन है जो आपको एक्चुअली खरीदना पड़ता है, गोडैडी से या कहीं से भी आपको पहले खरीदना पड़ेगा, तभी आप इसको यूज कर सकते हो। अगर मान लो मेरे पास ये डोमेन मैंने नहीं खरीदा हुआ, तो इसका मतलब क्या ये है कि मैं अपनी ईमेल्स यूज नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है। मैं किससे यूज कर सकता हूं? बाय डिफॉल्ट जो आपने डोमेन बनाया था abc.on-microsoft.com, उससे मैं ईमेल बना सकता हूं। तो अब मेरा ईमेल क्या हुआ, kamal@abc.on-microsoft.com। अब अगर इस पे मान लो रामकृष्ण ने मेरे को ईमेल भेजी इस वाले ईमेल आईडी पे, राइट, जो है मेरा kamal@abc.on-microsoft.com, तो ईमेल आएगी मेरे पास, और जब मैं उस ईमेल पे रिप्लाई करूंगा तो ईमेल जाएगी भी। यहां तक आई थिंक सब क्लियर होगा। सो मैं आपको जस्ट शो भी कर देता हूँ, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए, ताकि ऐसा ना लगे कि ये सब थियोरटिकल है। तो थोड़ा आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा और मैं आपको शो भी कर देता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सबके साथ। लेट मी नो अगर किसी को शो नहीं हो रही है या कुछ आपको इश्यूज आते हैं तो। आप देख पा रहे हो राइट स्क्रीन?
कोई भी ये कंफर्म कर दीजिए प्लीज। Yes, we can see. Okay, perfect. So now when you open the screen, this is actually Microsoft 365 Admin Center. So you are actually logged in as a Microsoft 365 administrator, and that's the reason you have this option admin. But being a normal user, अगर आप इस पे log in करते हैं, तो you will see all these applications based on the license that you have, but ये admin आपको show नहीं होगा. Reason being, you are not an administrator, right? So that's how you access your application, or that's how you access the admin console, right? So यहाँ पे जब आप देखते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे domains, and जब आप domains में जाओगे, you will be able to see what I'm talking about is the onmicrosoft.com. सो आप देख रहे होगे यहाँ पे विवेक ttsl.onmicrosoft.com जो मेरा डिफॉल्ट है, दिस इज एक्चुअली द टेनेंट नेम. आप इसको इग्नोर करना अभी, जो कि आपका ttsl demo 123.onmicrosoft.com है, ये हमने बाद में ऐड किया है, ये अदर सिनारियो हम उस पर नहीं जाएंगे. लेकिन जब मैंने ये टेनेंट क्रिएट किया था, तो मैंने अपने, देख रहे हो यहाँ पे वन ड्राइव लिखा हुआ है, और इसके आगे आप देखोगे तो माई करके एंड पर्सनल और मेरा ईमेल एड्रेस है. तो दैट मीन्स दिस इज माई पर्सनल वन ड्राइव. और यहीं पे अगर आप जाते हो शेयर पॉइंट में, यहाँ पे भी आप देखोगे सेम जो आपने नाम दिया था अपने टेनेंट को, वही नेम यहाँ पे रेप्लिकेट होगा, वही नेम आपको यहाँ पे शो होगा. आई थिंक इट्स क्वेश्चन, राइट? सो इसका मतलब ये हुआ, इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर कल को, अब इसको थोड़ा सा रिलेट कर देता हूं आपके यूज केसेस पे. अगर मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर है, और वो कस्टमर थोड़ा सा मतलब एंटरप्राइज लेवल है, या थोड़ा सा बड़ा कस्टमर है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वो यूएस में भी एग्जिस्ट करता है, वो यूके में भी और इंडिया में भी. अगर मान लीजिए आज के टाइम पे वो ईमेल्स यूज कर रहा है यूएस में, इसका मतलब जब उसने टेनेंट बनाया था, तो उस टाइम पे उसने जो डिटेल्स डाली और जो कंट्री चूज की, वो यूएस चूज की थी जब उसने वो टेनेंट क्रिएट किया. आज के टाइम पे वो कहता है कि मुझे डॉलर में पे नहीं करना, डॉलर में मुझे बिलिंग नहीं चाहिए, मुझे इंडिया में बिलिंग करनी है, मैं चाहता हूं कि मेरे जो लाइसेंसेस हैं वो इंडिया में बिल हो, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसको टेनेंट जो है, एक नया टेनेंट बनाना पड़ेगा इंडिया के अंदर, क्योंकि वो जो टेनेंट आपने जहां भी बनाया वो मूव नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि आप सेटिंग्स में गए और उसको चेंज कर लिया यूएस से इंडिया और वो काम करेगा, नहीं. आपने जहां एक बार टेनेंट बना दिया, वो वहीं का ही रहेगा, वहीं की ही बिलिंग आएगी. इसका मतलब अगर मैं आज इंडिया में बैठा हूं और मैंने एक टेनेंट बनाया एबीसी, लेकिन मैंने इंडिया में बैठे बैठे और मैंने चूज कर लिया यूएस, तो दैट मीन्स मेरी बिलिंग अब डॉलर में जाएगी. आई होप दिस मेक सेंस, राइट? और इसी केस में, अब आप वाले यूज केस में अगर कस्टमर बोल रहा है कि मुझे इंडिया की बिलिंग चाहिए, तो आपका नेक्स्ट है कि आपको सर यहाँ पे इंडिया के अंदर टेनेंट बनाना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे बनाना पड़ेगा. दैट मीन्स आपका ये जो विवेक टीटीएसएल है, जो आपने वहां यूज किया हुआ है, वो अब यहाँ यूज नहीं कर सकते. अब आप विवेक टीटीएसएल ना यूज करके कुछ और नाम देना पड़ेगा, विवेक टीटीएसएल 1, 2 और कुछ भी जो आपका मन करे, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि आपका नया टेनेंट बना, प्लस आपकी ब्रांडिंग भी चेंज हो जाएगी. ब्रांडिंग मतलब अब आपके यूजर्स जब वन ड्राइव ओपन करेंगे, तो विवेक टीटीएसएल नजर नहीं आएगा, जो आपने नया टेनेंट बनाया है विवेक टीटीएसएल 1, वो वहां पे नजर आएगा, राइट? तो ये ब्रांडिंग में आता है. जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनको बहुत कॉन्शियस होता है फ्रॉम ब्रांडिंग साइड. तो मेक श्योर कि आप ये उनको बता दो, या आपकी अंडरस्टैंडिंग ले एटलीस्ट आपको ये पता हो, राइट? ठीक है. सो अब हम यहाँ पे एटलीस्ट आपको ये पता चल गया कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस यूज करनी है, तो पहले आपके पास टेनेंट होना चाहिए, राइट? टेनेंट के अंदर आप यूजर कैसे क्रिएट करते हो, मैं आपको ये भी एक बार को आपको दिखा देता हूँ, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए. आपको याद कुछ नहीं करना, जस्ट हम वर्बल बात कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा उसका जीयूआई भी पता हो. सो मैं एडमिन कंसोल में हूँ. यहाँ पे आकर के अगर मैं एक्टिव यूजर्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये सारी चीजें डाल सकता हूँ, राइट? मैं लाइसेंस भी यहाँ से असाइन कर सकता हूँ, तो ये सारी चीजें मैं यहाँ से कर सकता हूँ. सो दैट्स हाउ वी क्रिएट अ यूजर अकाउंट, राइट? सो मेरा यूजर अकाउंट हो गया, मैंने लाइसेंस लगा दिया, बिजनेस, बेसिक, स्टैंडर्ड, आप कुछ भी कह सकते हो अभी के लिए, और मेरी ईमेल्स चलने लग गई है. दैट्स हाउ माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली वर्क्स व्हेन इट कम्स टू अ बेस लेवल, राइट? अब हम थोड़े से लाइसेंसिंग की बात करते हैं. सो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक्चुअली 3 टाइप ऑफ लाइसेंस मॉडल है. एक है आपका बिजनेस मॉडल, एक है आपका एंटरप्राइज मॉडल, और एक है आपका स्टैंड अलोन मॉडल. बाय द वे, अगर आपको अभी तक जो मैंने बताया, अगर उसमें आपको कुछ डाउट है, जस्ट फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव. मैं 2 मिनट का पॉज ले सकता हूँ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. अगर ऑलरेडी कंपनी, अगर आपको कंपनी सर ये डोमेन जो बताया आपने इसमें Microsoft.com, अगर कस्टमर का खुद का डोमेन है तो वो कहाँ से ऐड होगा?
सॉरी, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रहा था जो आपने डोमेन बताया microsoft.com, राइट? हाँ, कस्टमर का अपना डोमेन नहीं है। इफ करेक्ट। इन केस कस्टमर का अपना डोमेन है तो वो कहाँ से ऐड कर सकता है? मेरी स्क्रीन आपको अभी भी शो हो रही है, मैं आपको दोबारा शो करता हूँ यहाँ पे इसी स्क्रीन पे। ये आप देखिए, यहाँ पे मैं जाता हूँ डोमेन्स में। यहाँ पे आप देख रहे हो ऐड अ डोमेन, राइट? ये वाला डोमेन तो जो फर्स्ट वाला डोमेन है विवेक TTSL.onmicrosoft.com, ये तो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद दिया है मेरे को, राइट? लेकिन मान लीजिए जो दूसरा वाला है नीचे TTSL.demo.co.in, ये आपने GoDaddy से जाके खरीदा है, ठीक है? आपने ईयरली मतलब 1 साल के लिए खरीद लिया। अब आप चाहते हो ये वाला डोमेन मैं अपने ईमेल एड्रेस में यूज करूं, तो अभी तक अगर मेरा ईमेल एड्रेस बना हुआ था kamal@vivekTTSL.onmicrosoft.com और मैंने अभी TTSL.demo.co.in खरीद लिया, तो अब मेरा ईमेल एड्रेस हो जाना चाहिए kamal@TTSL.demo.co.in, राइट? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐड डोमेन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आपको कहेगा अगर आपने ये डोमेन खरीदा है, पहले तो आप मुझे नाम दे दो, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया abc.com, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। मैंने यूज दिस डोमेन पे क्लिक किया। अब ये यहाँ पे मेरे को बोलेगा अगर जहां से भी आपने डोमेन खरीदा है उसकी ऑथेंटिसिटी आप मेरे को प्रूव करो। आप मेरे को प्रूव करो कि ये आपका ही डोमेन है, किसी और का नहीं है। और वो प्रूफ कैसे करोगे? माइक्रोसॉफ्ट आपको कुछ वैल्यू देगा, जहां से भी आपने डोमेन खरीदा था वहां पे जाकर के ये आपको वैल्यू पब्लिश करनी पड़ेगी। और ये वैल्यू आपको मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखा देता हूं कैसे देता है। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है अगर आपने GoDaddy से खरीदा था जाकर के ये वैल्यूज उठाओ और वहां पे ये रिकॉर्ड क्रिएट कर दो। जब आप क्रिएट कर दोगे वापस आना और वेरीफाई पे क्लिक करना। माइक्रोसॉफ्ट चेक करेगा, अगर ये इसको रिकॉर्ड मिल गया सेम उससे, तो दैट मीन्स ये आप ओन करते हो। अगर ये नहीं मिला दैट मीन्स आप ऐसे, जैसे मैं इस टाइम यूज कर रहा हूं, मैं ऐसे ट्राई कर रहा था, मैं ओन नहीं करता इसको। ओके सर, थैंक यू। ओके, सो बैक टू आवर लाइसेंसिंग मॉडल। ओके, सो लाइसेंसिंग मॉडल में हमारे 3 टाइप ऑफ लाइसेंसेस हो सकते हैं। एक है आपका बिजनेस मॉडल, एक है एंटरप्राइज मॉडल और एक है आपका स्टैंड अलोन मॉडल। सो सबसे पहले हम बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। सो बिजनेस मॉडल में आपका 300 की लिमिट है, राइट? तो 300 की जब मैं लिमिट बोलता हूं, जैसे आपका सबसे पहले आपके बिजनेस के अंदर कौन से लाइसेंस आते हैं, मैं आपको एक बार स्क्रीन पे ही शो कर देता हूं ओपन करके, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। 1 मिनट देना, मैं वो पेज ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सो सबसे पहला जो हमारा लाइसेंस है दैट इज आर बिजनेस बेसिक। आई थिंक ये आप सबको पता है, मैं इसको यूएस की जगह इंडिया में कर देता हूँ ताकि उसी द प्राइसिंग इज बेटर। ठीक है, सो सबसे जो हमारा चीपेस्ट लाइसेंस है जो माइक्रोसॉफ्ट 365 में आता है वो हमारा बिजनेस बेसिक है, राइट? इससे भी एक सस्ता आता है, दैट विल टॉक अबाउट। बट एक्चुअली में जिसके अंदर हम बंडल लाइसेंस बोलते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो बिजनेस मॉडल के अंदर लाइसेंस है वो बिजनेस बेसिक, और इसे हम बोलते हैं बंडल्ड लाइसेंस। अब हम बंडल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर काफी सारी फीचर्स या प्रोडक्ट्स हैं वो बंडल्ड है, जैसे ईमेल, जैसे वन ड्राइव, जैसे शेयर पॉइंट, टीम्स और भी एप्लीकेशन है, लेकिन ये 4 मेजर है आपकी, राइट? सो अगर आप जैसे देख पा रहे हो, सबसे पहला तो आपका 50 जीबी का मेल बॉक्स मिल जाता है, राइट? सो 50 जीबी का मेल बॉक्स हो गया, मतलब जैसे अगर मैंने kamal@abc.com क्रिएट किया था, वहां पे मैंने एक बिजनेस बेसिक लाइसेंस लगा दिया मेरे अकाउंट पे kamal@abc.com पे, तो वहां पे मेरे को बाय डिफॉल्ट क्या क्या चीजें मिल जाएंगी? 50 जीबी का मेल बॉक्स मुझे बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा लाइसेंस लगाते ही, विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स, राइट? अब उसके ऊपर मेरे को एक आर्काइव मेल बॉक्स भी मिलता है। तो यूजर मेल बॉक्स या प्राइमरी मेल बॉक्स या आर्काइव मेल बॉक्स, दो डिफरेंट चीजें। जब भी आपकी ईमेल आती है वो प्राइमरी मेल बॉक्स में आती है, और अगर आप चाहते हो जो आर्काइव मेल बॉक्स है, आर्काइव मतलब जहां पे आप अपनी पुरानी ईमेल्स को स्टोर करना चाहते हो, राइट? उसे हम आर्काइव मेल बॉक्स बोलते हैं।
तो ये दो अलग अलग 50 जीबी का यूजर मेल बॉक्स और 50 जीबी का आपका प्राइम आर्काइव मेल बॉक्स आपको मिल जाएगा। देन आपको हर यूजर को आपको मिलेगा 1 टेराबाइट का वन ड्राइव। अब ये जो वन ड्राइव है ये सबका पर्सनल स्टोरेज है। दैट मीन्स अगर मेरी कंपनी में 10 यूजर हैं तो 10 यूजर का 10 टेराबाइट डेटा है। दैट मीन्स पर यूजर 1 टेराबाइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना 1 टेराबाइट अगर आज के टाइम पे यूज नहीं कर रहा और राहुल का 1 टेराबाइट कंज्यूम उसने पूरा कर लिया तो उसको और स्टोरेज चाहिए, तो ऐसा नहीं है मैं अपना स्टोरेज उसको दे सकता हूं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल स्टोरेज है। ये अलग बात है कि मैं अपनी फाइल्स मैंने जो वन ड्राइव के अंदर डाली हुई है मैं शेयर कर सकता हूं किसी के साथ, दैट इज पॉसिबल। लेकिन मैं अपनी स्टोरेज किसी को दे नहीं सकता यूज करने के लिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो वन ड्राइव मतलब आपका पर्सनल स्टोरेज है, आप उसको शेयर नहीं कर सकते। आप उसके अंदर जो फाइल्स डाली हैं, फोल्डर डाले हैं, वो आप शेयर कर सकते हो आपस में, इनफैक्ट आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी शेयर कर सकते हो, लेकिन स्टोरेज आप शेयर नहीं कर पाओगे किसी के साथ। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है शेयर पॉइंट। तो जैसे वन ड्राइव आपका पर्सनल स्टोरेज है 1 टेराबाइट, वैसे ही शेयर पॉइंट आपका थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन कॉमन स्टोरेज है 1 टेराबाइट। इसका एग्जांपल ये है, अगर मान लीजिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हम 10 लोग हैं, जब भी कोई पहला यूजर मैंने बनाया था, लेट्स सपोज मैं ओनर हूं कंपनी का, तो मैंने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाया था, राइट। सो मैंने बनाया kamal@abc.com और मैंने उस पर बिजनेस बेसिक लाइसेंस लगा दिया। तो मेरे को जो मिला वो मेल बॉक्स, शेयर पॉइंट, ये तो मिला ही मिला है, राइट। लेकिन शेयर पॉइंट का जो स्टोरेज है 1 टेराबाइट, वो थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन उसी दिन पहले दिन ही मुझे मिल गया था 1 टेराबाइट। ठीक है, अब मैंने जो 9 यूजर और ऐड किए, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वन ड्राइव तो आपका 1 टेराबाइट हर यूजर को मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर पॉइंट के अंदर भी 1 टेराबाइट ऐड होता गया, नहीं। शेयर पॉइंट अभी भी उसी जगह रहेगा 1 टेराबाइट थ्रू आउट ऑल द यूजर्स या ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, वो कॉमन स्टोरेज है आपका। अब वो यूज कहां पे करते हैं, मैं आपको छोटा सा डेमो दे देता हूं यहाँ पे। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो वन ड्राइव और शेयर पॉइंट में होता है, आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख लेना। वन ड्राइव आपका एक नॉर्मल लोकेशन है जहां पे मैं जाकर के ऐड अ फाइल करूंगा, यहाँ पे मैं फाइल अपलोड कर दूं, फोल्डर बना लूं, एक नॉर्मल है। ये एक तरीके से एक स्पेस दिया हुआ है जहां पे आप फाइल्स अपलोड करो, जैसे आपका गूगल ड्राइव होता है, राइट। शेयर पॉइंट है आपका स्टोरेज, लेकिन ये आप यहाँ पे एक इंट्रानेट साइट भी बना सकते हो। सो इंट्रानेट साइट मतलब ऐसी साइट जो गूगल पे आप सर्च नहीं कर सकते, लेकिन विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन वो काम करेगी। ठीक है, सो ये इंटरनेट और इंट्रानेट साइट में ये डिफरेंस है। अगर मैं ये इंटरनेट साइट बोलता तो दैट मींस अगर मैं गूगल करता ये साइट मुझे मिल जाती, वहां से मैं चेक कर सकता था, एक्सेस कर सकता था। इंटरनेट साइट मतलब ये मैं गूगल पे सर्च करूंगा, ये नहीं काम करेगी। ओके, सो मैंने एक स्पेसिफिक साइट मतलब मैंने एक साइट बनाई है जिस डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूं। सो ये मेरी शेयर पॉइंट की साइट है। आप यहां से देखोगे, जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले तो मेरा टेनेंट का नाम यहाँ पे दिख जाएगा और ये मेरी शेयर पॉइंट साइट का नाम है डेमो इंटरनेट। ये आप यहां भी देख सकते हो और यूआरएल के अंदर भी आपको नजर आएगा। अब आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें डाल रखी हैं, जैसे अगर मान लीजिए मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी की मैंने फोटोग्राफ डाल दी, मेरी कंपनी करती क्या है वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया कि मेरी कंपनी ये पोर्टफोलियो पे काम करती है, और लर्न मोर करके आप इस पे क्लिक करोगे तो ओपन कहीं और भी हो जाएगा। देन आपका कंपनी रेपोजिटरी, जैसे आपकी एचआर पॉलिसीज हैं, राइट, या आपकी आईटी के कुछ पॉलिसीज हैं, तो ये सारी पॉलिसीज आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हो। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरी कंपनी के अंदर मैंने यहाँ पे ये लाइव कर दिया इंटरनेट और मैंने बोला किसी को भी अगर लैपटॉप से रिलेटेड कोई इशू है तो आप यहाँ पे आओ, रेज रिक्वेस्ट या रेज इंसिडेंट पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे आपके लिए एक फॉर्म खोल देगा जहां पे आपको डिटेल्स डालनी है। अब डिटेल्स कैसे, जैसे आपका फुल नेम हो गया, राइट, आपने फुल नेम डाल दिया, सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, फिर ये आपसे और डिटेल मांगेगा कि इश्यू ऑफ आईटी क्या है, एप्लीकेशन का एक्सेस चाहिए, जो भी आपको है आप ड्रॉप डाउन करो और फिर लास्ट में जाके सबमिट पे क्लिक करो। सो ये शेयर पॉइंट इज नॉट जस्ट अबाउट कीपिंग फाइल्स, आप इसको डिपेंडिंग अपॉन यूज आप यूज कर सकते हो, इंटरनेट साइट बना सकते हो, एचआर पॉलिसीज वहां पे स्टोर कर सकते हो, कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, इट्स ऑल अबाउट दैट। द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज वन ड्राइव और शेयर पॉइंट में, वन ड्राइव आपका पर्सनल है, शेयर पॉइंट आपका थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन कॉमन है। वन ड्राइव में आपका 1 टेराबाइट पर्सनल मिलता है, शेयर पॉइंट में 1 टेराबाइट थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन कॉमन मिलता है। ये आपका मेजर डिफरेंस, राइट। अब बैक टू बिजनेस बेसिक। सो आपको मेल बॉक्स मिल गया 50 जीबी का, आर्काइव मेल बॉक्स मिल गया, आपको 1 टेराबाइट का वन ड्राइव मिल गया, शेयर पॉइंट मिल गया। अब इसके अंदर आपको ये आप देख रहे होगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आई थिंक कुछ लोगों को वैसे पता होगा ऑलरेडी।
आपका जो ऑफिस स्वीट होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑफिस ऑफिस डाउनलोड के लिए हम जब लगाते हैं, तो उसमें कुछ कुछ चीजें हमारी एप्लीकेशंस डाउनलोड होती हैं। जैसे हमारी होती है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें हमारी डाउनलोड हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये आपकी एक्चुअली ऑनलाइन चलेंगी। दैट मीन्स अगर किसी ने आपको एक फाइल शेयर करी, वर्ड फाइल, और आपके मशीन पे अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन जो आप मेरे यहाँ पे देख पा रहे हो, वर्ड और एक्सेल मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, अगर आपके पास डाउनलोडेड नहीं है आपकी मशीन पे, तो आप ब्राउजर में वो एटलीस्ट एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस बेसिक लाइसेंस भी नहीं है और ऑफिस आपके पास इंस्टॉल्ड भी नहीं है आपकी मशीन पे, तो फिर आप ओपन कर ही नहीं सकते उस फाइल को, क्योंकि आपके पास वो एप्लीकेशन ही नहीं है जिसके थ्रू आप एक्सेस कर पाओ उस फाइल को। राइट। तो ये आपका नेक्स्ट हो गया। देन आप ऑब्वियसली बात है, आप टीम्स यूज कर रहे हो, तो 300 यूजर तक आप मीटिंग जब क्रिएट करते हो तो 300 यूजर तक उसे मतलब अटेंड कर पाएंगे। ये सारी आपकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है। तो ये आपका बिजनेस बेसिक हुआ। अब हम बात करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की। सो बिजनेस स्टैंडर्ड आपका जो बेसिक में मिलता है वो तो मिलता ही है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको क्या मिलता है? ऑफिस इंस्टॉलेशन मिलता है। राइट। मैं आपको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। सो बिजनेस स्टैंडर्ड में आपका जो बिजनेस बेसिक के जो भी फीचर हैं वो सारे मिलेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको मिल जाएगा ऑफिस इंस्टॉलेशन के लिए, जो कि आपको बेसिक के अंदर सिर्फ वेब वर्जन मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये देख लो आप, यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ये आप डाउनलोड कर सकते हो। एक चीज लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, इस पे आप थोड़ा सा फोकस करना। ये जो आप आउटलुक देख रहे हो, जिसे मैं यहाँ पे कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका एक्चुअली आउटलुक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब जिसके अंदर आप अपनी ईमेल्स कॉन्फ़िगर करते हो। राइट। और जिसे हम बोलते हैं ईमेल, आपका ईमेल एक्सचेंज बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट में। अगर आपको कभी चेक करना है कि आप जो लाइसेंस दे रहे हो उसके अंदर ईमेल है भी या नहीं, तो आपको ये एक्सचेंज को फोकस करना है, ना कि आउटलुक को, क्योंकि आउटलुक आपकी एक एप्लीकेशन है जो डाउनलोडेबल फॉर्मेट में है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे आउटलुक है। एक्सचेंज आपकी सर्विस है जो कि आपकी ईमेल्स को एनेबल करता है। तो ये आप थोड़ा सा फोकस पे रखना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो आउटलुक और एक्सचेंज के अंदर। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे चलते हैं इससे। आई थिंक कोई डाउट नहीं है अभी, नहीं? ठीक है। सो अभी हम तक हमने बात किया बिजनेस बेसिक, बिजनेस स्टैंडर्ड। 80% आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा हम यही लाइसेंस देते हैं। राइट। और ये कॉमन भी है। सो हमने ये दो कवर कर लिया अभी के लिए। आई थिंक कोई वेट करते हैं। Just a minute. सो आज के टाइम पे मैक्सिमम जो लाइसेंस दे रहे हैं वो बिजनेस बेसिक और स्टैंडर्ड दे रहे हैं। राइट। बिजनेस प्रीमियम। राइट। जिसके अंदर हमारा इंट्यून आता है और माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी आता है। तो ये दो चीजें हमारी और जो एक्स्ट्रा आती है वो ये आती है। राइट। देन इसके बाद हमारे पास जो लाइसेंस है, एक आता है आपका टीम्स एसेंशियल और एप्स फॉर बिजनेस। उसमें मैं सारे लाइसेंस आपको डिटेल में नहीं बता रहा, रीजन बीइंग वरना ये पूरी कॉल हमारी उसी पे ही स्टिक कर जाएगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के पास बहुत सारे लाइसेंस टाइप हैं। जस्ट आप ये समझो कि आपके पास मेजरली क्या क्या चीजें आप दे सकते हो और कौन से लाइसेंस में मेजर मेजर क्या क्या इंक्लूडेड है। राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो हम बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं, चाहे आप बेसिक बात करो, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, एप्स फॉर बिजनेस या बिजनेस एसेंशियल, टीम्स एसेंशियल, इस सब की कैपिंग है 300। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका कोई कस्टमर है और उसके 700 यूजर्स हैं, वो आपको बोलता है कि मुझे बिजनेस बेसिक लाइसेंस दे दो 700, तो आप नहीं दे पाओगे। आई थिंक जेएसवी आपको कोई क्वेश्चन है, फील फ्री, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर ये जो आपने बताया, आवाज आ रही है सर? आ रही है। ये जो आपने बताया बिजनेस स्टैंडर्ड तो ठीक है, बिजनेस प्रीमियम में सर आपने एक्सप्लेन नहीं किया उस चीजों को। मैं एक्चुअली ना इसके अभी जब मैं ये मॉडल, बिजनेस मॉडल आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं इंट्यून और सिक्योरिटी की अलग से बात करूंगा, तो उसके अंदर आपको ये कवर हो जाएगा। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूं कि बिजनेस प्रीमियम में जो स्टैंडर्ड या बेसिक में जो मिलता है वो तो मिलता ही है। उसके अलावा आपको इंट्यून मिलता है। इंट्यून आपका डिवाइस मैनेजमेंट में काम आता है। और माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी का कुछ पार्ट मिलता है। एग्जैक्टली क्या पार्ट मिलता है वो मैं आगे डिफाइन करूंगा आपको। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है। हाँ।
सर आप म्यूट हो। सो सॉरी। सो आज के टाइम पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि कोई आपका कस्टमर है जिसके पास 700 एम्प्लॉइज हैं उस कंपनी में, और वो बोल रहा है कि मुझे आपसे 700 बेसिक लाइसेंस चाहिए, तो क्या आप दे सकते हो? पहला क्वेश्चन। आंसर है नहीं। रीजन बीइंग, जो बिजनेस बेसिक या बिजनेस मॉडल के अंदर, चाहे बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, कोई भी लाइसेंस हो, आप 300 से ज्यादा वो लाइसेंस नहीं दे सकते। ये लिमिटेशन है, और ये सिर्फ हमारी तरफ से लिमिटेशन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट से लिमिटेशन है। तो थ्रू आउट वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड बात कर रहा हूं, इंडिया की भी बात नहीं कर रहा, ये लिमिटेशन सेम है। ठीक है। सो इसके अंदर अब उस कस्टमर वो कह रहा है कि मुझे तो बिजनेस बेसिक आप नहीं दे सकते, तो उसके अलावा क्या दे सकते हो? अब इसके अंदर मैं एक चीज और बताता हूं। कई लोगों को ये डाउट होता है कि अगर कोई हमारा कस्टमर है और वो दो डोमेन यूज कर रहा है, abc.com और xyz.com, वो ये सोचते हैं कि abc.com पे मैं 300 लाइसेंस दे दूंगा और xyz.com पे 300 लाइसेंस दे दूंगा तो 600 लाइसेंस चलेंगे। ऐसा नहीं होगा। जो आपकी लाइसेंस की लिमिटेशन होती है वो आपकी टेनेंट पे होती है। टेनेंट मतलब .on-microsoft.com पे। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं क्योंकि ये लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फिर इसमें आप कंफ्यूज करोगे। मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वाला जो आपका विवेक ttsl.on-microsoft.com है, इस पे आपकी लिमिटेशन है। तो ये एक टेनेंट के अंदर एक ही होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे abc.com ऐड किया, ttsl.com ऐड किया, मैं ऐसे 50 ऐड कर लूं, चाहे 100 ऐड कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जो लिमिटेशन है वो टेनेंट पे है पूरे। राइट। सो इसका मतलब इस पर्टिकुलर टेनेंट जिसका नाम है विवेक ttsl.on-microsoft.com, इस पे मैं सिर्फ और सिर्फ 300 बिजनेस बेसिक लाइसेंस दे सकता हूं। उसके अलावा अगर कस्टमर को बिजनेस मॉडल से और लाइसेंस चाहिए तो 300 बिजनेस स्टैंडर्ड दे सकता हूं। उसके अलावा और अगर बिजनेस मॉडल से चाहिए तो मैं 300 बिजनेस प्रीमियम दे सकता हूं। 300 से ज्यादा मैं नहीं दे सकता। कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता कस्टमर के पास कितने डोमेन है, डजंट मैटर। ये लिमिटेशन आपकी टेनेंट पे है, डोमेन पे नहीं है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। सर ठीक है। हाँ जी बताइए। आपने कहा कि टेनेंट पे हम 300 दे सकते हैं, स्टैंडर्ड भी देंगे, बिजनेस पे और बेसिक भी देंगे और प्रीमियम भी दे, तो हर 300 करके तो तीनों को दे दिए ना वो। उस पे हाँ अगर अलग करेक्ट। से, हाँ उस पे अलग कोई हम अपनी एडमिन ऐड करते हैं तो उस पे अलग से हम नहीं देंगे किसी भी वो 300 ही रहेगा उस पे, स्टैंडर्ड में भी, प्रीमियम में भी और बेसिक में भी, जो आपने करेक्ट। क्लियर किया। करेक्ट। ठीक हाँ ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। सो ये हमारा बिजनेस मॉडल की बात हुई। अब हम नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं जिसे हम बोलते हैं एंटरप्राइज मॉडल। इसकी सबसे पहला बेनिफिट, इस पे कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे 1 लाइसेंस दो, चाहे 1 लाख लाइसेंस दो, कोई लिमिट नहीं है इसमें हमारे। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे बेनिफिट क्या मिलते हैं, या बेसिक्स मॉडल से हटके इसके अंदर क्या मिलता है? सबसे पहला तो हमारे को जो 50 GB का मेल बॉक्स मिलता था, यहाँ पे आके वो 100 GB का हो जाता है। सबसे मेजर डिफरेंस। दूसरा, हमारा जो ऑनलाइन आर्काइव वहां 50 GB का होता था, यहाँ पे आके वो 1.5 टेराबाइट का हो जाता है। ठीक है, 1.5 टेराबाइट। ये आपका मेजर है। अब इसके अलावा और चीजें जैसे है, इंट्यून हो गया, सिक्योरिटी हो गया, वो एड ऑन है इसके अंदर। लेकिन आप मेजर मेजर अगर आप समझते हो तो मेजर है 50 GB की जगह 100 GB का मेल बॉक्स हो जाता है। ऑनलाइन आर्काइव आपका 50 GB की जगह 1.5 टेराबाइट हो जाता है। प्लस वन ड्राइव जहां आपका 1 टेराबाइट होता था, वो 1 से 5 टेराबाइट तक जा सकता है, इवन 25 टेराबाइट तक भी जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही आपने एंटरप्राइज E3 या E5 लाइसेंस लगाया तो बाय डिफॉल्ट यूजर को 5 टेराबाइट मिल गया। नहीं, यूजर को 1 टेराबाइट ही मिलेगा। जब वो 1 टेराबाइट का 90% यूज कर लेगा तो माइक्रोसॉफ्ट उसको और स्टोरेज दे देगी। जब वो जो बढ़ने वाला जो उसको हमने बढ़ा के स्टोरेज दिया था, जब वो उसका 90% यूज करेगा तो उसे और टेराबाइट मिल जाएगा। तो ये ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा अप टू कितना, 25 टेराबाइट मैक्सिमम। ये ऐसे बढ़ेगा। फर्स्ट डे से उसको 25 टेराबाइट नहीं मिलेगा। ठीक है। अब हमारा एंटरप्राइज के अंदर 3 टाइप ऑफ लाइसेंस होते हैं बेसिकली। एक होता है E1, एक होता है E3 और तीसरा होता है E5। E1 हमारा कॉमन है, लेकिन जब हम E3 और E5 की बात करते हैं तो उसके अंदर 2 टाइप के लाइसेंस आते हैं। एक आता है आपका ऑफिस 365 E3, एक आता है माइक्रोसॉफ्ट 365 E3। सो माइक्रोसॉफ्ट 365 को ही पहले माइक्रोसॉफ्ट बोलता था ऑफिस 365।
सो ये E3 और E5 के अंदर ही सिर्फ ये थोड़ा सा एक माइक्रोसॉफ्ट ने अभी भी वो ऑप्शन रखा हुआ है कि आप E3 लाइसेंस लेते हो तो या तो ऑफिस 365 E3 ले लो या माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 ले लो। अब सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा ये ऑफिस 365 और माइक्रोसॉफ्ट 365 में डिफरेंस क्या है, राइट? सो ऑफिस 365 आप ये समझ लो मोटा मोटा कि आपका है तो दोनों बंडल लाइसेंस, बंडल मतलब कि इसके अंदर भी आपके बहुत सारी चीज फीचर्स क्लब्ड हैं और इस वाले लाइसेंस के अंदर भी। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है वो आपका लेटेस्ट वर्जन है, इसका मतलब इसके अंदर इंट्यून है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी का एडवांस्ड वर्जन है। इसीलिए आप कभी भी देखोगे ऑफिस 365 के लाइसेंस की कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट 365 के लाइसेंस से हमेशा ज्यादा होगी, और ज्यादा मतलब काफी ज्यादा होगी, ठीक है? सो इन शॉर्ट, जब भी आपका कस्टमर बोलता है मुझे E3 लाइसेंस चाहिए, आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए सर ऑफिस 365 E3 चाहिए या माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 चाहिए। अब वो पूछता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट 365 महंगा है, रीजन बीइंग उसके अंदर जो फीचर्स या प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू ऑफिस 365, राइट? ऐसे ही E5 के अंदर भी है ऑफिस 365, ऑफिस 365 E5 और माइक्रोसॉफ्ट 365 E5। आई होप ये क्लियर होगा आपको एंटरप्राइज लाइसेंसिंग मॉडल। Yes. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारा एक और बिजनेस मॉडल आता है जिसे हम बोलते हैं स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन क्या होता है? जैसे मैंने कहा अभी तक बिजनेस हेलो। मॉडल और एंटरप्राइज, सॉरी किसी क्वेश्चन किसी? हाँ सर, वो ऑफिस 365 और माइक्रोसॉफ्ट 365 दोनों में डिफरेंस थोड़ा क्लियर कर दीजिए। मतलब इसमें क्या क्या फीचर है और उसमें क्या क्या फीचर्स है 365 में देखो मैं और आपको माइक्रोसॉफ्ट 365। समझ गया। मैं आपको एक यहां से एक काम करता हूं, मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूं, क्योंकि देखो अगर मैं एक एक लाइसेंस लेके बैठूंगा तो ये मतलब मोस्टली कॉल उसी पे निकल जाएगी, ठीक है? तो मैं वो नहीं करना चाहता। मैं एक काम करूंगा इस कॉल के बाद ना, मैं आपको एटलीस्ट वो दिखा देता हूं जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। एक मिनट। सो ये जो मैं आपको शीट ओपन कर रहा हूं इस टाइम आपकी मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, ये अभी आज के टाइम पे गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड लाइसेंस कंपैरिजन डालना तो पहला ही लिंक आपका यही आएगा। अब आप जहां पे ये बोल रहे थे ना कि आपको कंपैरिजन देखना है, तो आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये देखो आप ऑफिस 365 दिख रहा है आपको, इसमें आपका E3 दिख रहा है आपको, E5 ऑफ 365 देखोगे ये रहा आपका, इसके अंदर भी E3 E5 आपको ये सारा नजर आ रहा है। फीचर कौन से हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड से पता चल जाएगा, ठीक है? तो आप मैं आपको ये शीट शेयर कर दूंगा, आप इसको गो थ्रू कर लेना, क्योंकि अगर मैं इस ये आपको शेयर अभी मतलब डिस्क्राइब करने बैठूंगा तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा हमारे लिए, ओके, राइट? नो सो प्रॉब्लम। हमारा जो मेन मोटिव है दैट वुड बी लाइक गॉन। ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं स्टैंड अलोन मॉडल की। सो स्टैंड अलोन मॉडल जैसे मैंने कहा कि बिजनेस मॉडल और एंटरप्राइज मॉडल में हमारा बंडल लाइसेंस है। बंडल मतलब आपके काफी सारे फीचर्स बंडल कर दिए और फिर आप उसको बेच रहे हो, राइट? जैसे टीम, शेयर पॉइंट, वन ड्राइव, इंट्यून, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपका, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था, आपका जो कस्टमर था 700 यूजर वाला, ठीक है? आपने उसको बिजनेस बेसिक दे दिया और बिजनेस स्टैंडर्ड दे दिया, ठीक है? अब वो बोल रहा है कि मेरे जितने भी यूजर्स हैं सबका मेल बॉक्स आज के टाइम पे ऑलमोस्ट फुल हो गया है। फुल मतलब 50 जीबी का आपने मेरे को मेल बॉक्स दिया था, सबका ऑलरेडी 45 जीबी कंज्यूम हो चुका है, राइट? अब क्या? तो अब आपके पास जब वो सोल्यूशन के लिए आएगा, अब या तो आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि कमल ने बता रखा था कि एंटरप्राइज जो लाइसेंसेस होते हैं उसके अंदर 100 जीबी मिलता है। तो मैं सर आप एक काम करो, आप E3 या E5 लाइसेंस ले लो और उसके अंदर आपको मिल जाएगा। कस्टमर का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अच्छा कॉस्ट बता दो मेरे को। आपने कहा कि सर आपको E3 पड़ेगा लगभग 18,000 का। अब कस्टमर कहेगा यार बेसिक जो लाइसेंस है वो तो आप मेरे को 1300 रुपए का दे रहे हो, और आप मेरे को कह रहे हो सिर्फ 50 जीबी का एक्स्ट्रा स्टोरेज लेने के लिए मेल बॉक्स के लिए मैं 18,000 दूं। डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो उस केस में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक ऑप्शन दे रखा है कि एक स्पेसिफिक फीचर जब आपको माइक्रोसॉफ्ट से चाहिए हो या एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कुछ स्पेसिफिक फीचर आपको चाहिए हो, तो आप स्टैंड अलोन जो लाइसेंस है वहां से पिक कर लो।
अब इस वाले सिनेरियो के अंदर क्योंकि मेरे को 50 जीबी का मेल बॉक्स है और यूजर्स का फिल होने वाला है, तो मुझे सिर्फ उसका स्टोरेज बढ़ाना है मेल बॉक्स का, मुझे वन ड्राइव, शेयर पॉइंट, मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट ने मेरे को एक्सचेंज के अंदर दो लाइसेंस दे रखे हैं, एक एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 1 और एक एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 2। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं आपके रेफरेंस के लिए। ये देखिए, सो इसके अंदर अब हमारा एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 1 और प्लान 2, यहाँ पे आप देखो ये 315 रुपए का है। इसके अंदर क्या मिल रहा है मेरे को, 50 जीबी का मेल बॉक्स, और एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 2 में मुझे क्या मिल रहा है, 100 जीबी का मेल बॉक्स। तो ये जो एक्सचेंज, जैसे मैंने कहा था बिजनेस, ये जो पहले वाले मैंने आपको मॉडल बताए, जैसे बिजनेस मॉडल और एंटरप्राइज मॉडल, उसके अंदर ऑलरेडी फीचर्स क्लब्ड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस बेसिक के अंदर बाय डिफॉल्ट एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 1 आता है, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि कस्टमर बोल रहा है बिजनेस बेसिक तो मेरे पास है, मुझे 100 जीबी चाहिए, तो आप उस यूजर को बोलो सर आप ये वाला लाइसेंस ले लो, मतलब जिसका नाम है एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 2। इसकी कॉस्ट है 630 रुपए। जो भी आप, ये तो गूगल से हम सर्च करके बता रहे हैं, लेकिन आपकी एग्जैक्ट कॉस्ट आप इंटरनली ले लेना हमसे, जो कि ऑब्वियसली बात है इससे कम होगी, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ, बजाय जो कस्टमर को आप 18,000 का एंटरप्राइज लाइसेंस देने वाले थे, अब वो बिजनेस बेसिक रखे प्लस एक और लाइसेंस लगा दे जिसका नाम है एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 2। उसके अंदर क्या मिल रहा है आपको, 100 जीबी का मेल बॉक्स मिल जाएगा और आपको 1.5 टेराबाइट का स्टोरेज मिल जाएगा, ऑनलाइन आर्काइव, ठीक है। और ये एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 1 क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि बिजनेस बेसिक के अंदर ये प्लान ऑलरेडी आता है और इसी प्लान की वजह से यूजर को 50 जीबी का मेल बॉक्स मिला था। आई होप कंफ्यूजिंग नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर बताइए। ये जो आप कह रहे थे ये एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 2 है, इसे अपग्रेड ही करना कहेंगे उसे, कि जाके हम वहां से अपग्रेड कर सकते हैं अपने प्लान को, पहले जो हमने लिया नहीं, था? देखो अपग्रेड करने का मतलब ये होता है, आप जो पुराना वाला लाइसेंस है उसको हटा रहे हो और नए लाइसेंस पे जा रहे हो। मैं अपग्रेड की बात नहीं कर रहा, मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ। बिजनेस बेसिक जो वो यूज कर रहा था वो तो रहेगा ही रहेगा। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अच्छा। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं एज अ यूजर था kamal@abc.com, मैं वहां पे 5 साल से काम कर रहा था, मुझे आपने 50 जीबी मेल बॉक्स दिया था, 45 जीबी मेरा फुल हो गया है, 5 जीबी बचा है, ठीक है। और जब ऐसे होता है तो आउटलुक क्रैश करने लगेगा, ईमेल्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो अब एज अ एडमिन मेरे पास, मेरे को सोल्यूशन देने के लिए आपने क्या किया, बिजनेस बेसिक जो था वो तो था ही था, उसके अलावा आपने एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 2 लाइसेंस और लगा दिया। तो आज के टाइम पे मेरे अकाउंट पे 2 लाइसेंस लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है बिजनेस बेसिक और एक लगा हुआ है एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 2। प्लान 2 की वजह से मेरे मेल बॉक्स का साइज जो 50 जीबी था वो बढ़ के 100 जीबी हो गया आज के टाइम पे, और जो ऑनलाइन आर्काइव जो 50 जीबी की थी वो बढ़ के होगी 1.5 टेराबाइट, 1.5 टेराबाइट। ये ओके। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं ये कैसे काम करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, क्योंकि ये जो क्लब करने वाला फीचर है ये आपको समझ में आ जाएगा उससे। तो आप ये देख रहे हो, मैं मेरा अकाउंट ही दिखाता हूँ। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 लाइसेंस दिख रहा है, ये मेरा टेस्ट अकाउंट है, ठीक है। अब मैं इस अकाउंट में जाता हूं। आप जो मैंने बताया था ना कि एज अ एडमिन बैकएंड पे मैं लाइसेंस लगाऊंगा, मैं वो सारा आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। मैं लाइसेंस में गया, अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास ये सारे लाइसेंस हैं, लेकिन जिसके आगे टिक है वो लाइसेंस मेरे अकाउंट पे लगा हुआ है। तो मेरे मेरे अकाउंट पे क्या लगा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट 365 E3, राइट। और E3 हमारे हिसाब से क्या होता है, E3 में 100 जीबी मिलता है ना, मेल बॉक्स। तो 100 जीबी का मतलब एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 2। तो इसका मतलब ये हुआ माइक्रोसॉफ्ट 365 E3 के अंदर एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 2 ऑलरेडी आता है, ये लॉजिक कहता है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जब आप नीचे आओगे, एप्स 47 के अंदर क्लिक करोगे, अब आप यहाँ पे देखो, धीरे धीरे चेक करते जाते हैं, यहाँ पे हमें एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 2 दिखना चाहिए, ये रहा। समझ रहे हो, क्योंकि E3 लाइसेंस आपका बंडल लाइसेंस है। बंडल मतलब आपके बहुत सारे फीचर हैं, जिसके अंदर एक फीचर बंडल्ड है एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 2, जिसकी वजह से मेरे को मेल बॉक्स मिल रहा है 100 जीबी का। आई होप अब आपको सब क्लियर हो रहा होगा।
यस सर। ठीक है, ओके। ठीक है। बिजनेस स्टैंडर्ड, अच्छा हाँ, ये विवेक लाल पे मैं देख रहा हूँ। इन विवेक लाल पे हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे विवेक को बिजनेस स्टैंडर्ड लाइसेंस लगा हुआ है, अगर मैं सही हूँ तो। हाँ, स्टैंडर्ड लगा हुआ है, ऑटोमेट। हाँ, तो आई थिंक इस वाले पे जहां तक अगर मैं देखूंगा तो एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 1 लगा हुआ है, ये देखो, राइट। तो इस प्लान की वजह से विवेक का मेल बॉक्स 50 GB का है, और एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 2 की वजह से मेरा मेल बॉक्स 100 GB का है, करेक्ट। ठीक है। सो स्टैंड अलोन, अब आपको बिजनेस मॉडल समझ में आया, आपको एंटरप्राइज समझ में आया, और स्टैंड अलोन समझ में आया। अब स्टैंड अलोन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको मेल का ही सोल्यूशन है। अगर कोई आपका स्पेसिफिक यूजर है जो बोल रहा है कि मैं बिजनेस बेसिक यूज कर रहा हूं, मेरा वन ड्राइव 1 TB बढ़ गया है, सॉरी फुल हो गया है, तो मुझे अब और स्टोरेज चाहिए, तो आप शेयर पॉइंट ऑनलाइन प्लान 2 दे दो, राइट। तो ऐसे ऐसे करके माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छी खासी लिस्ट बना रखी है कि आप क्या क्या एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ले सकते हो माइक्रोसॉफ्ट से। मैं ये नहीं कह रहा आप जाके सर्च करो या याद रखो, आपके पास अब ये ऑप्शन आपको याद रखना है कि अगर कोई स्पेसिफिक कस्टमर आपसे कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट मांग रहा है, तो ऐसा नहीं है हम सिर्फ एंटरप्राइज लाइसेंस ही देंगे, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ेगा उसको। तो स्पेसिफिकली हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझनी है, और उसके बेस पे हम उसे लाइसेंस देंगे। अब वो लाइसेंस आप खुद सर्च कर लो, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप मेरे से हेल्प लेना चाहो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आई थिंक यहाँ पे हमारे को भी डाउट नहीं है, और हम क्लियर हैं इस चीज पे। अगर हम क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने सारी बात की है लाइसेंस की, माइक्रोसॉफ्ट की मेरे को सर्विस अगर यूज करनी है तो कैसे यूज करनी है, फ्रॉम बेस एटलीस्ट मुझे क्या क्या करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस यूज करने के लिए। अब हम समझते हैं इससे हटके हम क्या कर सकते हैं। अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है माइक्रोसॉफ्ट 365 मतलब ईमेल, शेयर पॉइंट, वन ड्राइव और टीम्स, इसके आगे माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, मतलब 365 नहीं है इन शॉर्ट, राइट। लेकिन इससे आगे हट करके हम क्या है, अब मैं आपको समझाता हूं। सो लेट्स सपोज अगर मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आज के टाइम पे मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जब मैं बना रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास कुछ ऑप्शंस रहेंगे कि मैं कहां पे जाकर के अपना यूजर आईडी क्रिएट करूं। जब मैं यूजर आईडी बोल रहा हूं, मतलब मेरा जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड क्रिएट करूं, राइट। तो आज के टाइम पे तो क्लाउड करके बहुत ज्यादा बूम पे जा रहा है, लेकिन आज से मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो क्लाउड इतना ज्यादा मतलब कॉमन नहीं था। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, वो जाते थे कि फिजिकल मशीन लेते थे, कि मैं नेहरू प्लेस गया, वहां से मैंने एक सीपीयू खरीद लिया। सीपीयू आई थिंक आप तो सब लोग समझते होंगे। वहां पे मैंने 64 GB रैम ले ली उस सीपीयू के अंदर, i3 i4 कुछ भी आप प्रोसेसर ले लो, मैंने वो ले लिया। और अब इसके अंदर क्या हो सकता है, अगर मैं नॉर्मल यूजर की बात करूं तो वो विंडोज 10 विंडोज 11 ये इंस्टॉल करेगा, राइट। लेकिन क्योंकि मेरी तो कंपनी में खड़ी कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे को प्रोफेशनली मैं सोच रहा हूँ। तो ऐसे ही जैसे हमारा विंडोज 10 और विंडोज 11 आता है, वैसे ही हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक और आता है जिसे हम बोलते हैं विंडोज सर्वर। काफी लोगों को आपको पता होगा, क्योंकि आप परपेचुअल लाइसेंस या पेपर लाइसेंस में डील कर रहे हो। तो यूजर बोलता है कि मुझे विंडोज सर्वर 2012 या विंडोज सर्वर 2016 या विंडोज सर्वर 2022 का लाइसेंस दे दो, परपेचुअल लाइसेंस दे दो। तो वो इसी लाइसेंस की बात करता है जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। तो आप बैक टू वर्क, उसमें आपने नेहरू प्लेस गए, आपने एक सीपीयू खरीद लिया, उसके अंदर आपने विंडोज सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, राइट। अब विंडोज सर्वर का एक फीचर होता है एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी आपको क्या, आप बस ये रखो एक्टिव डायरेक्टरी है, आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। एक्टिव डायरेक्टरी आप ये समझ लो कि अगर मेरे को विंडोज सर्वर के अंदर कहीं पे भी एक यूजर नेम या एक यूजर अकाउंट क्रिएट करना है, जहां पे मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड, जैसे मैंने आपको बैक टू यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं अगर यहाँ पे ऐड अ यूजर कर रहा हूं, तो इस पेज तक आने तक के लिए तो मुझे पहले एक मशीन खरीदनी पड़ेगी, जो मैंने नेहरू प्लेस से खरीद ली। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, उसके अंदर एक एक्टिव डायरेक्टरी फीचर है वो मैंने एक्टिवेट कर लिया, उसके बाद ही मैं इस पेज पे पहुंच सकता हूं। आप ये समझ लो, उससे पहले मैं एक यूजर अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता, राइट। तो अभी तक मेरी जो कॉस्ट आई वो कौन सी आई, एक तो मैंने हार्डवेयर खरीदा नेहरू प्लेस से, प्लस मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ओएस था, ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने परपेचुअल लाइसेंस था वो मैंने किया। दो कॉस्ट मेरी अब तक आ चुकी है, राइट। ठीक है, अब मैंने पहला यूजर बना लिया मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
जिसका मैंने नाम रखा कमल, और उसका ईमेल एड्रेस था kamal@abc.com। अब धीरे धीरे मेरे यूजर बढ़ते गए और 2 साल बाद मेरे जो एम्प्लॉइज थे वो लगभग 200 हो गए। अब ऑब्वियस सी बात है, वो एक सर्वर जो है वो इतना लोड तो ले नहीं पाएगा कि जहां वो एक यूजर का ले पा रहा था, 200 500 बढ़ते जाएंगे यूजर्स तो। और प्लस अगर मैं कहता हूँ वो लोड ले भी लेता है, अगर मान लो कभी उसमें ब्लू स्क्रीन आ गई एक बार को, जैसे आपकी मशीन पे भी आ सकती है, भी लैपटॉप में, राइट? तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो आपका तो मतलब पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का आईटी फ्रेमवर्क है वो तो बिल्कुल डाउन हो गया। तो उस केस में आप क्या करोगे? थर्ड चीज, आप उसका बैकअप लोगे, या फिर आप एक और सर्वर बनाओगे, उसे एज अ बैकअप रखोगे। सो दैट मीन्स आपका या तो आप उसे डीआर, बैकअप, या एक और मशीन, तीनों में से कोई भी चीज करोगे उसकी एक कॉस्ट है, राइट? एक और मशीन खरीदोगे उसकी एक कॉस्ट है, बैकअप लोगे कहीं क्लाउड में लोगे तो उसकी एक कॉस्ट है, तो तीसरी कॉस्ट भी आ गई। प्लस जब भी आप ये जो आपका स्पेसिफिक जो मैंने बताया एक्टिव डायरेक्टरी, ये एक अपने आप एक टेक्नोलॉजी है। इसका कुछ ऐसा नहीं है कि एक आपका एडमिन या एचआर टीम उसको मैनेज कर लेगी, नहीं। उसकी एक स्पेसिफिक आपको एक रिसोर्स चाहिए होगा, आप उसको पे करोगे, तो आपका एक एडमिन कॉस्ट भी आ गई उसके अंदर, आईटी कॉस्ट भी आ गई आपकी, राइट? चौथी कॉस्ट। प्लस पांचवी कॉस्ट आपकी क्या होती है? जब भी आप ऐसे जो सर्वर्स डालते हो, क्योंकि वो 24 घंटे चलते रहते हैं, 365 दिन लगातार चलेंगे, वो कभी बंद नहीं होते, तो आपको एक एसी रूम बनाना पड़ता है जहां पे वो हमेशा एसी आपका चलता रहेगा ताकि वो सिस्टम आपका गर्म ना हो, तो वो भी एक कॉस्ट आपकी होती है, राइट? ये सारी कॉस्ट मैं जोड़ता जा रहा हूं, मैं बाद में बताऊंगा मैं क्यों जोड़ रहा हूं। अब एक और कॉस्ट जो आपकी आती है, अगर मान लेते हैं मेरे 200 यूजर्स थे, मेरा विंडोज सर्वर था, मैंने बैकअप भी ले लिया, 2 मशीन भी बना ली, मेरा एसी रूम भी है, मेरा आईटी एडमिन भी है। अब कोविड आ गया, कोविड आ गया मतलब सारे यूजर्स घर से काम कर रहे हैं। अब मैंने जो उनको लैपटॉप दे रखा था आज के टाइम पे, जैसे टाटा ने आपको दे रखा है, या आपके पास जो लैपटॉप है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी ने दे रखा है, तो वो लैपटॉप मैं मैनेज करना चाहता हूँ, क्योंकि अब ऐसा तो ऑप्शन है नहीं कि नहीं मैं ऑफिस बुला लूं, ये तो मैंडेट है कि घर से ही काम करना है, राइट? तो उस केस में मुझे एक ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि यूजर को डेटा निकाल ले लैपटॉप से, राइट? या वो गेम इंस्टॉल करके गेम ही खेले जा रहा है, मेरा तो कोई कंट्रोल है ही नहीं। ऑफिस आ रहा था, मैं देख रहा था कि क्या कर रहा था। अब इस केस में क्या हुआ, मुझे वो ऑफिस में बैठे बैठे या यूजर जो घर में बैठा हुआ है उसकी मशीन को मैनेज करना है। मतलब जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, क्या क्या आप मैनेज कर सकते हो, जैसे यूएसबी आप लगा रहे हो ना चले, राइट? या फिर जैसे आप, मैंने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी थी, आप उसको अनइंस्टॉल ना कर पाओ, या आपका जो डेस्कटॉप का वॉलपेपर है वो कंपनी का वॉलपेपर आ जाए। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए आप क्या करते हो, आपको सबसे पहले एक वीपीएन चाहिए होगा। जो टाटा में अभी काम कर रहे हैं उनके लिए समझा देता हूं, जैसे आप चेक पॉइंट यूज कर रहे हो आज के टाइम पे, तो चेक पॉइंट आपका एक वीपीएन है। तो अगर बैकएंड पे जाकर के टाटा ने कल को कोई पॉलिसी पुश करी और आप घर से काम कर रहे हो, जब तक आप उस वीपीएन को कनेक्ट नहीं करोगे, जो टाटा ने पॉलिसी पुश करी है वो आपकी मशीन पे काम नहीं करेंगी। तो मतलब टाटा चाहते हुए भी आपकी मशीन को मैनेज नहीं कर सकता अगर आप वीपीएन कनेक्ट नहीं करते। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपका लैपटॉप ही नहीं चल रहा, आपके पास ईमेल्स नहीं आ रही, मैं ये ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है, ऑल ऑफ सडन अगर आपको कोई पॉलिसी पुश करनी थी और आप घर से काम कर रहे थे, तो मेरे को उसके लिए पहली बात तो वीपीएन चाहिए मशीन मैनेज करने के लिए, और वो होने के बाद भी अगर यूजर वीपीएन कनेक्ट नहीं करता तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये लिमिटेशंस हैं, ठीक है? सो मैं बैक आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ा समराइज करता हूँ मैंने क्या क्या बताया। आपने मशीन खड़ी कर ली, मैंने आपको कॉस्ट गिनवाई थी, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग, आईटी एडमिन की कॉस्ट, राइट? और ये सारी कॉस्ट आपकी जुड़ती गई, वीपीएन की कॉस्ट भी आपकी जुड़ गई, राइट? यहां तक ये सारी कॉस्ट आपकी जुड़ चुकी है। अब मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी होती जा रही है, तो अब इसके पास क्या ऑप्शन है? या तो ये सर्वर ऐड करती रहे, राइट? अब क्योंकि अब ये सर्वर ऐड कर रही है, तो जो मैंने 5 साल पहले सर्वर या जो एक सीपीयू खरीदा था वो आउटडेटेड भी तो होगा, राइट? वो नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को, नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट ही नहीं करेगा। जैसे आपका एक्सपी या कोई पुरानी जो मशीन थी, आप उस पर i3 i7 डाल ही नहीं सकते, वो सपोर्ट ही नहीं करता। तो ये भी तो इश्यूज आएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन दो हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप एज्योर, AWS या गूगल वर्कस्पेस, तीनों में से कुछ भी कह लो, वहां पे जाओ, आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लो, ठीक है? जब आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करी, तो वहां पे आपका जो एक फिजिकल सर्वर था, अब वो फिजिकल नहीं है, आपने क्लाउड में एक स्टोरेज देख ली है, जहां पे आपने एक वर्चुअल मशीन बना ली और उसके ऊपर सेम काम कर रहे हो जो आप नीचे कर रहे थे। सेम काम मतलब आपने वहां पे विंडोज सर्वर इंस्टॉल किया, वहां पे आपने यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं, और जैसे आप वीपीएन से अपनी मशीन मैनेज कर रहे थे, सब कुछ वैसा का वैसा चल रहा है। यहां पे बस आपकी 2-3 चीजें थोड़ी सी सेफ हो गई। क्या? एक तो आपकी हार्डवेयर कॉस्ट बच गई,
राइट। अब आपको ये डर नहीं है कि 5 साल बाद मेरा हार्डवेयर आउट ऑफ डेट हो जाएगा, वो आपको इश्यू नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको एक बार को कह सकते हैं कि वो ब्लू स्क्रीन वाला इश्यू नहीं आएगा, बहुत रेयर चांसेस है। ये 2-3 कॉस्ट है, लेकिन आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट अभी भी है, क्योंकि आप एट द एंड वर्चुअल मशीन बनाई है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम तो डाला ही है ना आपने। वो कॉस्ट जो आप मंथली दे रहे हो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट है आज के टाइम पे, राइट। उसके बाद आपका बैकअप, जो आप बैकअप लोगे, ऐसा तो है नहीं कि एक ही सर्वर वर्चुअल मशीन बना दी, वहां भी तो आप मल्टीपल सर्वर बनाओगे ना, तो वो भी एक कॉस्ट है। अगेन एट द एंड तो टेक्नोलॉजी सेम ही है, चाहे फिजिकल मशीन पे रखो चाहे क्लाउड में रखो, तो जो आपका एडमिन कॉस्ट थी आईटी की वो भी सेम है। तो ये अगेन बहुत सारी, आप ये कह सकते हो 30% या 40% आपने कॉस्ट रिड्यूस करी, लेकिन अभी भी आपकी 60% कॉस्ट वही चल रही है, ठीक है। ये आपका दूसरा था। अब तीसरा ऑप्शन है जिसपे हम फोकस कर रहे हैं, वो क्या है? अब मैं मानता हूं एक ऑर्गेनाइजेशन जो अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, पहले उसने एक सर्वर खरीदा था, जब वो बड़ी होती गई ऑर्गेनाइजेशन और 200 यूजर बन गए, उसके पास 2 सर्वर या 3 सर्वर हो गए, टेक एन एग्जांपल। अब मैं उस कस्टमर के पास गया। अब वो कस्टमर मुझे कह रहा है कि कमल मुझे है ना परपेचुअल लाइसेंस दे दो, 2 परपेचुअल लाइसेंस दे दो, क्योंकि मैंने जब 5 साल या 2 साल पहले, कुछ भी आप एज्यूम कर लो, मैंने जब ये ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की थी तो उस टाइम पे 2012 सर्वर मैंने इंस्टॉल किया था, और आज के टाइम पे वो आउटडेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट उस सर्वर को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो या तो मेरे को 2019 दे दो या 16 तो बेयर मिनिमम मेरे को चाहिए ही चाहिए। मैं कहा अच्छा सर ठीक है मैं दे दूंगा। और वो कह रहा है कमल मुझे है ना हार्डवेयर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो 2019 सर्वर आप दे रहे हो ना, और जो मेरे पास हार्डवेयर है वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो मेरे को हार्डवेयर की कॉस्ट भी बताओ आप। अब मेरे माइंड में क्लिक किया, मैं सर आपको क्यों चाहिए, आप मेरे को थोड़ा सा बैकग्राउंड दो। उसने मेरे को ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, वो स्टोरी उसने मेरे को समझा दी। अब मैं उसको सोल्यूशन क्या दे रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं उसे बोल रहा हूं कि सर आप एक काम करो, आप मेरी स्क्रीन पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दे देना यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ आप एक काम करो, आप एक ना टेनेंट बनाओ। टेनेंट बनाना मैंने आपको बता दिया है, राइट, कि abc.onmicrosoft.com, यहाँ पे आप एक टेनेंट बनाओ। टेनेंट बनाने के बाद जो 200 यूजर आपके आज के टाइम पे नीचे हैं, नीचे मतलब ऑन प्रेमाइसेस, जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी है हम उसको ऑन प्रेमाइसेस भी बोलते हैं, जो आपके एक्टिव डायरेक्टरी पे आज के टाइम पे 200 यूजर्स चल रहे हैं, उन यूजर्स को आप क्लाउड में ले आओ, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे ये सारे यूजर्स हैं मेरे, तो ऐसे ही आप एक बार को ये समझ लो, 200 यूजर जो नीचे चल रहे थे वो मैं यहाँ पे ले आया। अब ले आया मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने नए क्रिएट किए। माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल आता है एज्योर एडी कनेक्ट, वो फ्री टूल है। अगर आप वो अपने सर्वर पे डालते हो तो वो सर्वर क्या, आपका टूल क्या करता है, नीचे के यूजर्स जो हैं वो सेम ऊपर क्रिएट कर देगा। अगर मेरा कोई यूजर नीचे मैंने 2 साल पहले बनाया था kamal@abc.com और मैंने टूल डाला, वो सेम यूजर ऊपर आकर के kamal@abc.com बन जाएगा ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ नहीं करना उसमें। सेम डिस्प्ले नेम, सेम यूजर नेम, फादर नेम, डिपार्टमेंट नेम सब सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर। तो ये नहीं कि मैं मैनुअल एफर्ट्स डाल रहा हूं। तो मैंने एट द एंड क्या किया, यूजर के जो नीचे यूजर्स थे, यूजर अकाउंट थे, वो ऊपर ले आया मैं। अब मैं कस्टमर को बोल रहा हूं कि सर देखो आपके पास यूजर्स जो नीचे थे वो ऊपर चले गए। अब आप जो बोल रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट दे दो, हार्डवेयर दे दो, आपका एंड गोल क्या है? एट द एंड तो यही है ना कि आपके यूजर्स अप एंड रनिंग रहे, वो ईमेल्स आती रहे, उनके यूजर्स अकाउंट सब चलता रहे, यही भी आपकी एंड गोल है। तो ये सेम चीज तो मैं आपको क्लाउड से दे सकता हूं। तो वाई एग्जैक्टली यू नीड द सर्वर, आपको सर्वर चाहिए क्यों? उस टाइम हो सकता है क्लाउड इतना बूम पे नहीं था, कॉमन नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये यूज कर रही है, तो वाई नॉट यू, राइट। इसके अंदर अब आपके बेनिफिट्स गिनाता हूं। आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कॉस्ट नहीं है, आपका हार्डवेयर कॉस्ट नहीं है, राइट, आपका कोई एसी की रूम कॉस्ट नहीं है, ठीक है, आपका कोई बैकअप नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ क्लाउड में है, तो ब्लू स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं है। आप खाली लॉग इन करो कहीं से भी, आप वेस्ट बंगाल घूमने गए हो, आप अपना लैपटॉप खोलो, नेट चलना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, एडमिन पे क्लिक करो, आप यहाँ से अपने यूजर मैनेज करो। अगर किसी को मान लो मेरे को यहाँ पे किसी का नेम चेंज करना है, मान लो कमल का मुझे यहाँ पे चेंज करना है, तो मैं आके चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट। सो ये सारी चीजें आप यहां से कर सकते हो। वेरिन अगर आप सर्वर पे रहोगे तो आपको वो पूरा हेडेक जो मैंने आपको पहले गिनवाया वो सब कुछ रखना पड़ेगा आपको, राइट। तो एट द एंड कहने का मतलब मेरा ये है, मैं कस्टमर की ह्यूज कॉस्ट बचा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब इसका थोड़ा सा अदर साइड भी देखते हैं। कई कस्टमर आपके ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे कि कमल हम क्लाउड पे तो जा सकते हैं, लेकिन हुआ क्या था जब हमने 5 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ना,
तो हमने एक इन हाउस एप्लीकेशन बनाई थी। वो एप्लीकेशन मैंने .NET फ्रेमवर्क 2 पे बनाई थी, और आज के टाइम पे .NET फ्रेमवर्क 7 चल रहा है। तो वो जो मेरी एप्लीकेशन है वो आपके क्लाउड में कंपैटिबल नहीं है। कंपैटिबल मतलब जब मैं उस एप्लीकेशन को वहां ले जाऊंगा तो चलेगी नहीं। रीजन बीइंग कि वो .NET 2 पे है, जो कि ओल्ड वर्जन पे है। तो मैं कहता हूँ ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं है। अगर आज के टाइम पे आपके 3 सर्वर हैं, आप एक सर्वर रख लो नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 सर्वर हटा दो। 2 सर्वर की भी तो अपने आप में, अगर हर सर्वर की 1 लाख कॉस्ट थी, तो मैं उसकी 2 लाख कॉस्ट तो हटा ही रहा हूं ना एट द एंड। 1 लाख की तो कॉस्ट रही एक सर्वर की। आप रख लो एक सर्वर। और इस सिनेरियो में ये जो सोल्यूशन मैंने प्रपोज किया, जहां पे एक सर्वर नीचे रहे और सब और क्लाउड में भी आप यूज कर रहे हो, उसे बोलते हैं हम हाइब्रिड एनवायरनमेंट। हाइब्रिड इसलिए कि आप ऑन प्रेमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी भी यूज कर रहे हो, आप एज्योर भी यूज कर रहे हो, दोनों एक सेम टाइम पे, इसलिए हाइब्रिड सेटअप है। ठीक है, अब इसमें और बात करते हैं। जब मेरे यूजर्स अब आप कहोगे कि जब आप एज्योर दे रहे हो तो वहां पे आप लाइसेंस तो लगा रहे हो, बिजनेस बेसिक स्टैंडर्ड। तो जब वो नीचे यूजर बना रहा था हमारा कस्टमर, अगर उसने kamal@abc.com बनाया तो वो तो सिर्फ यूजर अकाउंट बनाया है। अगर उसे ईमेल कमल को देनी है तो या तो वो गूगल में देगा या माइक्रोसॉफ्ट में देगा, कहीं ना कहीं तो कॉस्ट एडिशन अभी भी है, राइट। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब, एक यूजर अकाउंट क्रिएट करने तक की जो कॉस्ट थी, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एसी रूम, आईटी एडमिन, ये सब हटा दी मैंने। और जो ईमेल की कॉस्ट थी, वो तो चाहे आप नीचे यूजर रखो चाहे ऊपर रखो, ऊपर मतलब क्लाउड में, एश्योर में, कॉस्ट तो आपकी सेम ही है, राइट, क्योंकि वो तो लाइसेंस है ना। तो अब अगर आपको कोई डाउट है तो ये बताओ मेरे को यहाँ पे, अभी तक जो मैंने आपको पूरा समझाया है। आई होप फॉर श्योर आपको कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे, लेकिन आप पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो। Yes, I have a doubt. यस, Could you please explain Azure AD? What exactly Azure AD? right. So what happens when I actually created this, when I created a tenant, now you know tenant, right? Yes, I know. Yes. Right. So when I created the tenant, the moment I created the tenant, Microsoft has given me a space within that huge cloud, that this is your space. Now that space that Microsoft has given me is Azure AD. Microsoft is not charging me for anything for that specific space. But like, let's suppose if I create a user here, right? Like I create Shivani. So if I'm creating a user, there is no cost to it. Now, somewhere this user is created. It is created in the Azure AD. There is no cost to adding or creating a user. But the moment I assign a license, obviously there is a cost to it because you are using some services, right? So in short, Azure AD is a cloud-based space that Microsoft gives you when you create a on Microsoft, or maybe when you create a tenant very first time with Microsoft. That's what Azure AD, and Azure AD is free. Just for everyone's information, आपको लगेगा कि Azure AD की कोई कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है Azure AD की। It's totally free for you. आप एक यूजर बनाओ चाहे 1000 यूजर बनाओ, there is no cost. Azure आती है AD लाइसेंस की। Sorry to interrupt you. Azure AD, suppose किसी कस्टमर ने बेसिक लाइसेंस परचेज करी एंड देयर इज सम इशू, और मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है, तो Azure AD बेसिक लाइसेंस में इज इट वर्किंग और नहीं काम करेगा? आई हैव टू परचेज? नहीं, Azure AD आपने बेसिक लाइसेंस लिया था तो उसके साथ Azure AD काम करेगा। सी व्हाट हैपेंस, आप मुझे आई थिंक आप अभी माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, 2 लाइसेंस भी बेच रहा है, Azure AD प्रीमियम 1, प्रीमियम 2, राइट। ओके। तो जो Azure AD प्रीमियम लाइसेंस 1 और 2 जो आप बात कर रहे हो, दैट इज व्हाट टॉकिंग अबाउट, कि जो आपने यूजर अकाउंट क्रिएट किया Azure के अंदर, उसको अगर आप सिक्योर करना चाहते हो या उसके ऊपर आप जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस या उसको मैनेज करना चाहते हो, तो उसके लिए वो लाइसेंस P1 एंड P2 है। वो आपका P1 एंड P2 वो नहीं है कि अगर आप वो लाइसेंस नहीं लगाओगे तो आप यूजर अकाउंट क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यूजर अकाउंट क्रिएट कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे, लेकिन अगर आपको एडिशनल फीचर्स चाहिए Azure AD के, जैसे एग्जांपल में मैं आपको दे देता हूं, सिंगल साइन ऑन है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन विद कंडीशनल एक्सेस है, राइट, ये आपके प्रीमियम फीचर्स हैं। तो ये आपके यूजर अकाउंट पे काम करते हैं। अगर आपको ये फीचर्स चाहिए तो आपको Azure AD P1 या P2 लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसे हम Entra ID या Entra ID P1 या P2 बोलते हैं आज के टाइम पे। ओके, ये Azure AD में इंटीग्रेशन, API इंटीग्रेशन वगैरह भी होता है शेयरपॉइंट का? राइट, इसी पे ही काम करता है ये एक्चुअली।
क्योंकि आपका जो, अगर आपकी कोई भी सर्विस आज के टाइम पे आप माइक्रोसॉफ्ट में यूज कर रहे हो, चाहे शेयर पॉइंट, वन ड्राइव, टीम्स, पावर प्लेटफॉर्म, डायनेमिक्स, ये सब कुछ सर्विस है, यूज तो एट द एंड यूजर ही करेगा ना, राइट? तो यूजर आपका कहाँ क्रिएटेड है? एज्योर एडी में। तो आपकी कोई भी सर्विस है वो एज्योर एडी से ही काम करती है, वो इंटीग्रेटेड है 100%, वरना वो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि एट द एंड यूजर ही यूज करेगा उस एप्लीकेशन। तो बेसिक के साथ में एज्योर एडी इज लाइक वो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होता है। अगर बेसिक पे किसी ने बेसिक लाइसेंस परचेज करे हैं तो उसके साथ में एज्योर एडी आपको मिलेगा। उसके बाद में अगर प्रीमियम सर्विसेज हैं लाइक P1 P2 जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, उसका कॉस्टिंग अलग है, सब एडिशनल सर्विसेज। करेक्ट। Any more questions from anyone? आपको समझ में तो आ रहा है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ? अभी तक मैंने जो आपको कॉस्टिंग बताई, एडी, एक्टिव डायरेक्टरी वाली, या हम एज्योर के अंदर आ रहे हैं तो कॉस्ट आपकी कैसे बच रही है, एटलीस्ट आपको समझ में आ रहा है। आपके डाउट्स नहीं, इट्स फाइन, बट एटलीस्ट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। यस, ओके, ठीक है। सो अब इस पे थोड़ा सा हम और ऐड ऑन करते हैं। अभी जब मैंने आपको बताया था कि अब हम बात करते हैं जो बिजनेस प्रीमियम के अंदर एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, E3 के अंदर एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। आई थिंक किसने क्वेश्चन पूछा था, अब आपके यहाँ पे आंसर होंगे क्वेश्चंस। कि जब मैंने बात की थी VPN की, जब मैंने बात की थी कि जब यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूजर जब घर से काम कर रहा था और मैंने उसकी मशीन पे बैकएंड पे यहाँ से एज ए एडमिन मैंने जब पुश किया कि USB ब्लॉक हो जाए या वॉलपेपर ये वाला लग जाए, मतलब हमारा जो टाटा का है, तो ये सारी जो पॉलिसीज हैं वो VPN के थ्रू जा रही थी। अब जैसे मैंने बताया VPN की अपनी एक कॉस्ट है और उसकी लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन मैंने आपको बताई थी, जब तक यूजर VPN से कनेक्ट नहीं करेगा तब तक वो काम ही नहीं करेगी। तो इसका ऑल्टरनेटिव जो है वो हमारे पास इंट्यून है। तो इंट्यून क्या होता है? इंट्यून आपका, इन शॉर्ट आप समझो, इंट्यून आपकी जो लैपटॉप है या कोई भी डिवाइस, चाहे आप एंड्रॉइड कह लो, iOS कह लो, मोबाइल फोन हम बात कर रहे हैं, या फिर आप विंडोज लैपटॉप, मैक मशीन, कुछ भी आप नाम ले सकते हो, लिनक्स मशीन, इन सबको हम मैनेज कर सकते हैं। मैनेज मतलब उस मशीन को यूजर कैसे यूज करे, उस मशीन के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएं, उस डिवाइस रिस्ट्रिक्शन या मैनेजमेंट को हम MDM बोलते हैं, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, राइट? ये इंट्यून का पार्ट है। तो इंट्यून के बेसिकली दो पार्ट हैं, एक है आपका MDM, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मतलब जो मैंने आपको बताया, और दूसरा पार्ट है मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट। एप्लीकेशन मैनेजमेंट मतलब अभी टाटा में जो एम्प्लॉइज हैं वो समझ पा रहे होंगे कि अगर आज आपने मोबाइल को ओपन कर रहे हो, तो जब आप उसके अंदर वर्क प्रोफाइल देखते हो, राइट, वो वर्क प्रोफाइल इंट्यून की वजह से बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ, टाटा चाहती है कि आपके पूरे जो मोबाइल है उसको कंट्रोल ना करे, लेकिन अपने पर्सनल मोबाइल के अंदर आप जो टाटा का डेटा यूज कर रहे हो या टाटा की जो कंपनी इंफॉर्मेशन है वो जो आप यूज कर रहे हो उसको मैनेज करे। तो उसको मैनेज करने के लिए हमने एप्लीकेशंस डाल रखी हैं आपके मोबाइल पे, जो कि वर्क प्रोफाइल के अंदर है। तो क्योंकि हम सिर्फ एप्लीकेशन मैनेज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट। वेयर जो आपका लैपटॉप जिसको हम मैनेज कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। तो इंट्यून के मेजरली दो ही फीचर आएंगे, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन आपके मेजरली आप ये दो समझ। तो आई होप ये इंट्यून क्या होता है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम आप थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब इस सिनेरियो को मैं यूज केस में बताता हूं, और इंट्यून आप कैसे अप्रोच कर सकते हो कस्टमर को कि आप इंट्यून लो, या आप कैसे पता कर सकते हो कि इंट्यून इसके एनवायरनमेंट में सही है या नहीं है, कस्टमर के एनवायरनमेंट में। तो जब भी आप किसी भी कस्टमर के पास जा रहे हो, आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या आप एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर रहे हो। अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर रहे हो, तो अगर आप थोड़ा सा बैकवर्ड सोचो, तो मैंने अभी आपको दो चीजें बताई थी। आपकी एक्टिव डायरेक्टरी या तो लोकल फिजिकल मशीन पे होगी, या आपने एज्योर के अंदर VM बना रखी है और उसके ऊपर इंस्टॉल कर रखा है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं मेजरली आपके, और दोनों के अंदर अच्छी खासी कॉस्ट है, राइट? वहां से हम अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि सर आप ये सारी कॉस्ट आप दे रहे हो आज के टाइम पे, व्हाई डोंट यू ट्राई कि आप क्लाउड के अंदर चले जाओ और वहां से आप अपनी डिवाइसेस यूज मतलब मैनेज कर लो, राइट? या फिर आप सेकंड क्वेश्चन आप कस्टमर को ये पुट अप कर सकते हो कि सर
आप आज के टाइम पे आपके जो मशीन्स या जो आप लैपटॉप दे रहे हो, डिवाइसेस दे रहे हो, आप उनको मैनेज कैसे कर रहे हो? आप कस्टमर के दो ही ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो बोलेगा कि मैं मतलब मैं मैनेज ही नहीं कर रहा, मैं बस लैपटॉप दे देता हूं, और जब भी मेरे को कोई सॉफ्टवेयर या कुछ भी इसमें कंट्रोल करना होता है मैं यूजर से लैपटॉप लेता हूं, उसको मैनेज करता हूं, लैपटॉप वापस दे देता हूं। तो बोलो सर, अगर कल को अगर कोई घर से काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो फिर आपका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, राइट? और कोविड जैसी सिचुएशन के बाद तो यू शुड हैव दैट कंट्रोल। और फिर वो बोलता है कि नहीं मैं मैनेज कर रहा हूं, तो 70 to 80% चांसेस हैं कि वो वीपीएन के थ्रू मैनेज कर रहा है। तो वीपीएन के थ्रू मैनेज कर रहा है तो फिर मैंने लिमिटेशन आपको बता ही दिया, जब तक यूजर वीपीएन से कनेक्ट नहीं करेगा वो मैनेज नहीं कर पाएगा, राइट? तो ये चीजें आपकी इंट्यून से रिलेटेड है, ये मैंने आपको यूज केस बताए हैं, तो आई होप आपको ये यूज केस समझ में आ गए होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 का मतलब इस सेशन के बाद मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जस्ट नॉट अबाउट ईमेल, मेल मतलब आपका वन ड्राइव, शेयर पॉइंट या टीम्स। इंट्यून भी एक पार्ट है, फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बता दिया क्या है, कैसे काम करता है और क्या कैसे कैसे यूज केस में फिट बैठता है, राइट? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, वरना हम आगे चलते हैं। दूसरा जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो करूंगा माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी पे। सो आई नो आज के टाइम पे टाटा के अंदर हम ऑलरेडी थर्ड पार्टी सेल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इन द सेंस वॉचगार्ड, कोर्सेस और सिक्योराइट, टाइटन, राइट? ये ऑलरेडी हम सेल कर रहे हैं। बट जहां पे कस्टमर माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर रहा है, या आप कह सकते हो कि अगर वो कहता है कि नहीं यार मुझे सिक्योराइट में ये चीज पसंद नहीं आ रही, क्या कोई और कोई सोल्यूशन है आपके पास? तो हम कहेंगे हैं हमारे पास। क्या? माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी। अब माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी में क्या क्या है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। सबसे पहले चीज है हमारे पास ईमेल सिक्योरिटी। तो यूजर के पास ऑब्वियसली बात है वो ईमेल यूज कर रहा है, तो ईमेल वो आज के टाइम पे यूज कर रहा है तो उसके पास स्पैम ईमेल्स आ सकती हैं, स्पूफिंग ईमेल्स आ सकती हैं, राइट? यूआरएल आ गया जिस पे वो क्लिक कर रहा है तो वो किसी बैड यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर रहा है, तो ये सारा आपका एडवांस ईमेल फिल्टरिंग का पार्ट है। तो हम ईमेल फिल्टरिंग उसको ऑफर कर सकते हैं, फर्स्ट। सेकंड आपका जो मैं ऑफर कर सकता हूं आपको डीएलपी, डेटा लॉस प्रिवेंशन। तो डेटा लॉस प्रिवेंशन हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है क्लाउड डीएलपी, एक है आपका एंड पॉइंट डीएलपी। सो जो क्लाउड डीएलपी है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करता है आपको और थर्ड पार्टी नहीं मिलेगा। रीजन बता रहा हूं। जब मैं क्लाउड डीएलपी की बात करता हूं मैं बात करता हूं ईमेल, टीम्स, शेयर पॉइंट और वन ड्राइव। आज के टाइम पे जब सबसे ज्यादा यूजर का डेटा लॉस होता है या कंपनी का डेटा कहीं बाहर जाता है, वो मेजरली यूजर की वजह से ही जाता है, क्योंकि यूजर कहीं पे क्लिक कर दिया, उसने डेटा भेज दिया, या उसने कहीं ईमेल भेजी गलती से कोई और अटैचमेंट लगा दी। तो ये अगर मैं इंटेंशनली भी शेयर करना चाहता, ये एक ईमेल इंटरनली सबको शूट करनी थी और उसके अंदर एक अटैचमेंट उसने एबीसी करके थी, वो अटैचमेंट डालनी थी, लेकिन गलती से एक और फाइल थी ABC1, उसके अंदर कॉन्फिडेंशियल डेटा था सबका थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन, उसने गलती से उस पर क्लिक कर दिया। अब उसने इंटेंशनली नहीं किया, वो बाय मिस्टेक हुआ, राइट? आप कुछ भी एरर, ह्यूमन एरर कह लो, अब वो भेज तो दिया उसने, अब क्या? अब अगर मैंने यहाँ पे अगर डीएलपी लगा रखी होती, डीएलपी इन द सेंस डीएलपी के अंदर मैंने पॉलिसी लगा रखी होती कि अगर किसी भी अटैचमेंट में आधार कार्ड एक कीवर्ड नजर आ जाए, या फिर क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हो, या फिर सीटीसी लिखा हो, तो ये ईमेल बाहर नहीं जानी चाहिए, या फिर मतलब सेंड नहीं होनी चाहिए। तो ये फिर वो जो ईमेल भेजी भी थी, इंटेंशनली नहीं भेजी थी, लेकिन फिर भी वो ईमेल ब्लॉक हो जाती, ये जस्ट बिकॉज ऑफ डीएलपी, डेटा लॉस प्रिवेंशन। तो ये दीज आर सम यूज केसेस जिसके थ्रू आप ये सब ब्लॉक कर सकते हो, राइट? सो हमारा ईमेल सिक्योरिटी हो गया, हमारा डीएलपी हो गया। डीएलपी का हमने क्लाउड डीएलपी की बात करी। सेकंड हमारा होता है एंड पॉइंट डीएलपी, मतलब एंड पॉइंट मतलब आपका डिवाइस जो आपका लैपटॉप है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन या उसके थ्रू आपका डेटा लॉस ना हो, मतलब आपने यूएसबी लगाई उसमें डेटा चला गया, राइट? तो वो आपका डेटा लॉस हो सकता है। या फिर किसी अटैकर ने वहां पे आपका अटैक किया और वहां से डेटा उठाने की कोशिश करी, वो आपका एक यूज केस हो सकता है। तो एंड पॉइंट को मैनेज करने के लिए वहां से डेटा लीक ना हो, उसे हम बोलते हैं एंड पॉइंट डीएलपी, वो एक माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। सिमिलरली आपके दो तीन और भी पार्ट है, जैसे मैं अगर थोड़ा सा एग्जांपल लूं आपको, आई थिंक शिवानी को पता है, जैसे हमारा एज्योर एडी P1 और P2। P2 का मैं एक थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ। नॉर्मली आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि अगर मैं एज अ IT एडमिन हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबकी आदत होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है मेरी स्क्रीन पे और मैं एज ए एडमिन लॉगिन हूँ, ये अलग बात की मेरा टेस्ट टेनेंट है तो इसमें कुछ ज्यादा हो नहीं रहा। तो यहाँ पे ये मैं एज ए एडमिन लॉगिन हूँ, तो मैंने अपना क्या किया, मैंने लॉगिन किया,
मैंने एडमिन वाला काम किया जो भी मुझे करना था, और मैं साइन आउट नहीं करूंगा। ये एक आदत है हमारी कि हम लॉग इन कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, बट साइन आउट नहीं करते। वेरी ऑब्वियस। अब बैकएंड से क्या हुआ, इस मशीन पे अटैक हुआ, साइन इन तो मैंने ऑलरेडी कर रखा था, तो पूरा एक्सेस मिल गया, है ना। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए एज्योर एडी P2 के अंदर एक फीचर है, प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजर, पिम बोलते हैं इसे हम, PIM। ये क्या करता है, ये एडमिन को, ऐसा नहीं है कि एडमिन को एडमिन एक्सेस नहीं देता, लेकिन ये आपको गिवन टाइम ऑफ फ्रेम के लिए देता है। तो जब भी मैं लॉग इन करूंगा, ये मेरे को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। वहां पे एक एक्टिवेट का ऑप्शन होता है, मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा, वो 3 से 4 घंटे के लिए ही सिर्फ एक्टिवेट होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा मेरा एडमिन एक्सेस। सो डजंट मैटर कि मैं उसमें साइन आउट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, जो भी मैंने पॉलिसी बैकएंड पे डिफाइन कर रखी है, 2 घंटे, 1 घंटा, 4 घंटा, जो भी है, उसके बेस पे मेरा एडमिन एक्सेस ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। तो ये कुछ टाइप के आपके फीचर्स हैं जो आपको एज्योर एडी P1 या P2 के अंदर मिलते हैं। या फिर एक और एग्जांपल लूं कि अगर कोई स्पेसिफिक, मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी के जो यूजर्स हैं वो सिर्फ 2 पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू ही लॉगिन कर पाए, मतलब जब वो कंपनी में बैठे हुए हमारे नेटवर्क में तभी लॉगिन कर पाए, वरना कर ही ना पाए माइक्रोसॉफ्ट 365 पे। तो क्या ये पॉसिबल है। लेकिन आपको आपको उसके लिए एज्योर एडी P1 लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं पीछे से पॉलिसी डिफाइन करूंगा कि जब भी कोई यूजर इस डोमेन मतलब abc.com, ये मेरा डोमेन है, इस डोमेन को यूज कर रहा है और माइक्रोसॉफ्ट 365 पे लॉगिन कर रहा है, तो ये 2 ही आईपी होने चाहिए। अगर 2 के अलावा तीसरा कोई भी आईपी है तो साइन इन ब्लॉक्ड, ऑथेंटिकेट ही नहीं होगा। तो ये इस टाइप के कंडीशंस में वहां पे डाल सकता हूं। तो ये कुछ आपके सिक्योरिटी फीचर्स हैं। आपको कोई क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं इस टाइम। ये जो फीचर्स आपने बताए थे, ये एश्योर एडी प्रीमियम 2 के हैं, करेक्ट? ये जो मैंने पहला फीचर बताया था PIM, वो आपका एज्योर एडी P2 का है, और जो मैंने आपको सेकंड बताया कंडीशनल एक्सेस, वो आपका P1 का है। ओके। राइट। और जस्ट आपकी सबकी नॉलेज के लिए बताऊं कि एज्योर एडी P1 और P2 जो मैं और शिवानी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंड अलोन लाइसेंस। जस्ट आपको कनेक्ट कर रहा हूं सेम चीज से। तो ना तो ये हमारा बिजनेस लाइसेंस है, ना ही एंटरप्राइज लाइसेंस है, ये हमारा स्टैंड अलोन लाइसेंस है, जैसे हमारा एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 1 और प्लान 2 हमने बात की थी। राइट। अब आपकी कोई नॉर्मली कोई क्वेश्चंस डे टू डे लाइफ में आप जो क्वेरीज आती हो, डिफिकल्टीज आपको होती हो या कुछ भी ऐसा, तो आप पूछ लीजिए। बट आई थिंक मेजरली मैंने जो कवर करना था, दिस इज ऑल। या कोई टॉपिक चाहते हो स्पेसिफिकली जिस पे मैं डिस्कस करूं, तो वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। हाँ सर, तो एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मैंने एक फेस किया था कस्टमर प्लेस पे कि OTP एक्सेस, कि जब लॉग इन करते हैं उसमें जब आप OTP के थ्रू ही OTP पुट करेंगे तभी आप ईमेल को लॉग इन कर सकते हैं, विदाउट नॉट। तो इसके बारे में अगर थोड़ा बता। सो आप एक्चुअली बात कर रहे हो MFA के बारे में, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे आप OTP बोल रहे हो। तो उसके अंदर आपके कुछ ऑप्शंस होते हैं कि या तो जैसे आपके मोबाइल के ऊपर एक टेक्स्ट कोड आ जाए, वो टेक्स्ट कोड जब आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला तो वो बोलेगा कि आप अपना कोड भी डालो जो आपके मोबाइल पे है, या तो ये, या फिर आपका सेकंड है ऑथेंटिकेशन ऐप। आई थिंक हम ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे। ऑथेंटिकेशन ऐप माइक्रोसॉफ्ट की है, जिसके अंदर जब आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हो तो उसके बाद वो बोलेगा प्लीज अप्रूव। तो आपके मोबाइल के अंदर जो ऑथेंटिकेशन ऐप है उसमें आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, उसके आप अप्रूव पे क्लिक करोगे और उसके अंदर एक कोड आता है, वो आप अपने यहाँ पे डालोगे पोर्टल पे, तो ही वो लॉगिन करने देगा। राइट। सो एट द एंड आप बात कर रहे हो MFA की, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट आज के टाइम पे MFA, हाँ MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट सारे टेनेंट पे ये इनेबल करता है। फीचर का नाम इन्होंने सिक्योरिटी डिफॉल्ट दिया हुआ है, लेकिन अगर हम चाहें, स्पेसिफिकली मैं एज ए एडमिन चाहूं, तो उस फीचर को डिसेबल कर सकता हूं। अगर मैंने वो डिसेबल कर रखा है, तो वो जो आपका यूजर बोल रहा है कि वो जब भी ईमेल पे लॉगिन करे तो वो OTP मांगे, तो वो सिर्फ ईमेल की बात नहीं होती है। एट द एंड आप क्या करते हो, आप ऑफिस 365 पे लॉगिन करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे जब लॉगिन किया हुआ है,
तो मैंने जब इस पर लॉगिन किया था तो मैंने पोर्टल पे लॉगिन किया था, portal.office.com। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैंने इस पे लॉगिन किया है। ये एट दी एंड मेरे को मेन पेज पे ले आएगा, राइट। ये होम पेज है मेरा। यहां से जाकर के मैं अपना चाहे आउटलुक खोल लूँ, आउटलुक मतलब मेरी ईमेल्स। मैं चाहूं तो अपना, हाँ, मैं चाहूं तो यहाँ पे आउटलुक पे क्लिक करूंगा तो मेरी ईमेल्स खुल जाएंगी, राइट। मैं वन ड्राइव पे क्लिक करूंगा तो मेरी वन ड्राइव खुल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि यूजर को जब ईमेल पे लॉगिन करे तो ओटीपी या एमएफए मांगे, और जब वन ड्राइव पे करे तब ना मांगे, राइट। बाय डिफॉल्ट ऐसा कोई माइक्रोसॉफ्ट का फीचर नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन ये बहुत रेयर है। तो आपके केस का आंसर है कि एमएफए आपको एनेबल करना पड़ेगा, जो आई होप आपके एडमिन ने डिसेबल किया होगा आज के टाइम पे। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी के? सर और एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, हम्म जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा शॉर्ट में बता। हम्म सो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है, वो आउटलुक एज अ आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है। सो अगर मैं समझाना चाहूँ तो जैसे अगर मैं यहाँ पे वर्ड टाइप कर रहा हूँ, हाँ, देखो मेरी स्क्रीन पे आपको एक्सेल दिख रहा है, राइट। तो ये राइट। एक्सेल क्या है? एट द एंड ये एक एप्लीकेशन है, इस पे लिखा भी हुआ है ऐप, राइट। सो ये एक तरीके से मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है। सिमिलरली देखो इसके आउटलुक के नीचे क्या लिखा हुआ है? ऐप। ऐप। सो आउटलुक एक ऐप है जो मैंने इंस्टॉल कर रखी है अपने लैपटॉप पे। एक्सचेंज ऐप नहीं है, ये एक्चुअली एक सर्विस है। तो जब माइक्रोसॉफ्ट में आप ईमेल्स यूज करते हो तो आप एक्सचेंज सर्विस यूज कर रहे हो। इसीलिए ये जो आप जहां पे जाकर के आप जब ये चेक करते हो एक्सचेंज, ये जो आइकन आप देख रहे हो एक्सचेंज का, ये आइकन इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट की एक्सचेंज सर्विस यूज कर रहे हो। वेयर इन जो ऊपर वाला आउटलुक जो आप आइकन देख रहे हो, ये एक एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, वैसे ये भी है डाउनलोडेबल। ठीक है। हम्म, कोई और डाउट किसी का? मैं फिर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डाल देता हूँ, जो मे बी आप नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने मे बी काफी चीजें बता दी हूँ आपको, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप कस्टमर के पास जा रहे हो तो आप एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, दैट इज समथिंग आई एम पुटिंग ओवर द चार्ट। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, आर यू यूजिंग एक्टिव डायरेक्टरी, जिसे हम एडी बोलते हैं, और हु इज योर आइडेंटिटी प्रोवाइडर। सो आइडेंटिटी प्रोवाइडर मतलब जो एक यूजर अकाउंट आप बना रहे हो किसी भी अपने एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी। सो एक यूजर को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। तो आइडेंटिटी है जहां आप क्रिएट कर रहे हो, जैसे मेरे केस में अगर यूजर बोलता है कि मैं एक्टिव डायरेक्टरी में अपना यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर है। सिमिलरली कस्टमर आपको बोलता है कि मैं एज्योर एडी के अंदर अपना मतलब ये क्रिएट कर रहा हूँ यूजर अकाउंट, सो दैट मीन्स एज्योर एडी आपका आइडेंटिटी प्रोवाइडर है। सो मेरे पूछने का मतलब ये है कि क्या आप आज के टाइम पे एक्टिव डायरेक्टरी यूज कर रहे हो? अगर हाँ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे तो आपका आइडेंटिटी प्रोवाइडर आज के टाइम पे कौन है? सो दिस इज द क्वेश्चन। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है
हाउ डू यू मैनेज योर डिवाइसेस, योर मतलब कंपनी डिवाइसेस और कंपनी डेटा इन यूजर्स पर्सनल डिवाइस, राइट। सो अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को लैपटॉप दे रखा है या कोई डिवाइस दे रखा है, तो आप आज के टाइम पे उसे मैनेज कैसे कर रहे हो, ये फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट, आपका अगर आप अपने एम्प्लॉयज को कंपनी की ईमेल्स, वन ड्राइव, कुछ भी ऐसा डेटा कंपनी का अलाउ कर रहे हो उनके पर्सनल मोबाइल में एक्सेस करने के लिए, तो उसको मैनेज कैसे कर रहे हो, कैसे आप मैनेज कर रहे हो कि वो डेटा लीक नहीं हो रहा, कैसे आप मैनेज कर रहे हो कि वो सिक्योर है, ये मेरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, व्हाट ऑल सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स आर इन यूज टुडे। मैंने सिक्योरिटी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो वो कुछ भी हो सकता है, वो डिवाइस सिक्योरिटी हो सकता है, वो एंटीवायरस हो सकता है, वो फायरवॉल हो सकता है, वो आपका ईमेल सिक्योरिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, राइट। और उसका दूसरा पार्ट है हाउ यू सिक्योर कंपनी डेटा। तो आपने ये सारी चीजें कर ली, लेकिन कोई स्पेसिफिक आपने पॉलिसीज बना रखी हैं, कैसे करते हो आप एग्जैक्टली। तो ये आपके 3 क्वेश्चन है। अगर आप ये 3 क्वेश्चन पूछते हो तो मेजरली हमने जो 2 चीजों को टारगेट किया है आज वाले हमारे सेशन में, एक तो इंट्यून और एक हमारा माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी, ये दोनों चीजें हमारी कवर हो जाती हैं इन 3 क्वेश्चंस के अंदर। अब मैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक और मतलब ओवरव्यू दे देता हूं। वो ये है कि अभी के लिए हम लाइसेंस बेच रहे हैं, राइट। और लाइसेंस में भी मेजरली जो मैं देख रहा हूँ वो 70 to 80% हमारा बिजनेस बेसिक और बिजनेस स्टैंडर्ड लाइसेंस जा रहा है। अगर आप कल को ये इंट्यून या सिक्योरिटी, इंट्यून तो बहुत कॉमन है जो कि यूजर्स आज के टाइम पे ले रहे हैं, और उनका एक रीजन भी है क्योंकि हर कोई लैपटॉप दे रहा है, और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो हर कोई सोचता है कि मेरा कंपनी का डेटा सिक्योर रहे, ताकि कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिशन में जो और ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, तो ऐसा ना हो कि मेरा डेटा वहां जा रहा है और फिर बाद में मेरे को लॉस हो रहा है। तो वो सब मैनेज करते हैं मशीन, तो इंट्यून बहुत कॉमन है। और ऑन टॉप ऑफ दैट सिक्योरिटी भी सब यूज करते हैं, बस वो क्या यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो सिक्योरिटी तो आज के टाइम पे कोई 10 यूजर की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यूज कर रही है, हो सकता है वो लेवल 1 पे यूज कर रही हो और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेवल 4 पे यूज कर रही हो सिक्योरिटी। दैट कैन बी द ओनली डिफरेंस, राइट। तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे कि अगर आज के टाइम पे हम धीरे धीरे मतलब हम मतलब एज अ टाटा हम अभी मैनेज सर्विसेज या प्रोफेशनल सर्विसेज भी ऑफर करेंगे हमारे क्लाइंट्स को। सो इसका मतलब ये होता है कल को अभी आप सिर्फ लाइसेंस दे देते हो और उसके बाद हम कुछ पिच नहीं करते, लेकिन आने वाले टाइम पे हम अपने कस्टमर्स को बोलेंगे कि हमने जो आपको लाइसेंस दिए हैं या जो आप माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो एक तो ऑप्शन है कि यूज करने के बाद आप खुद मैनेज करो, मतलब आप खुद के 2-3 आईटी एडमिन रखो और वो आईटी वाले उसको मैनेज कर रहे हैं। या फिर क्या है आपके पास ऑप्शन कि वो आप हमें आउटसोर्स कर दो, मतलब हम एज अ मतलब आपके एक्सटेंडेड आईटी, हम आपका ये जितना भी इंट्यून, यूजर क्रिएशन, ईमेल्स में जो इश्यूज आते हैं आज के टाइम पे वो सब हम मैनेज करेंगे आपके लिए। तो हम उसके लिए आपको एक जो चार्ज है, जो भी आप मिनिमल चार्ज कह सकते हो, वो डिफाइन कर देंगे और आप हमें वो चार्ज पे करके हमसे आप आईटी सर्विसेज ले सकते हो, मैनेज सर्विसेज ले सकते हो। तो ये आपकी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बन जाएगी वहां पे। लेकिन अगर कोई यूजर सिर्फ बिजनेस बेसिक और स्टैंडर्ड यूज कर रहा है, तो वो फिर उस लेवल पे आप उसको पेश नहीं कर पाओगे ज्यादा, क्योंकि वो कहेगा कि यार इसमें तो मैं ज्यादा यूज ही क्या कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही, राइट। लेकिन अगर आप उसको माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी दे रहे हो, इंट्यून दे रहे हो, तो वो चांसेस बहुत हाई हैं कि वो आपसे मैनेज सर्विसेज ले लेगा, क्योंकि ये चीजें मैनेज करना इतना ईजी नहीं है, राइट। तो दैट कुड बी द अदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और क्योंकि वो एक मंथली रेकरिंग एक्टिविटी है जहां पे यूजर हमारे साथ कनेक्ट करेगा, चाहे इश्यूज टाइप में कह लो, चाहे आप किसी भी सेंस में कह लो, सपोर्ट टिकट्स में कह लो, तो वो सारी चीजें होंगी। और अगर आप पूछते हो कि आज भी जब हम लाइसेंस देते हैं तो हम कस्टमर को बोल रहे हैं कि जब आप हमसे लाइसेंस लेते हो तो हम आपको सपोर्ट भी दे रहे हैं, राइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक यही आएगा। तो उस केस में हम दे रहे हैं आपको सपोर्ट, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस जैसे हम जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं वो सपोर्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट हमें दे रहा है। दैट मीन्स
हम आपको माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट वाला सपोर्ट दे रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं दे रहे जो हमने अलग से अपनी एक टीम बना ली और वो हम आपको मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके इसके लिमिटेशंस है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि हम ब्रेक एंड फिक्स टीम है। ब्रेक एंड फिक्स टीम मतलब अगर आज आपने मेरे से बिजनेस बेसिक लाइसेंस ले लिया और उसके अंदर ईमेल्स नहीं चल रही, आप कह रहे हो कि कमल मेरे यहाँ पे तो 2 यूजर्स हैं, उनको बिल्कुल ही ईमेल नहीं आ रही है, वो ब्रेक एंड फिक्स का इशू है। मतलब कोई चीज चलनी चाहिए थी लेकिन नहीं चल रही, ये एक इंसिडेंट है, एक ब्रेक एंड फिक्स का है, हम काम करेंगे, मतलब माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करेगी। लेकिन आपका जो बहुत कॉमन सिनेरियो है जिसके अंदर यूजर बोलता है कि कमल हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिक्वायरमेंट है कि कोई भी यूजर हमारे डोमेन, अगर हमारा abc.com डोमेन है, तो वो जीमेल पे ईमेल ना भेज पाए, तो हम कैसे अकम्प्लिश करें। ये देखोगे तो एक रिक्वेस्ट है, ये क्वेरी है, ये ब्रेक एंड फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बोला था ये चलनी चाहिए और नहीं चल रही, ये आपकी एक रिक्वायरमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट इस पे मना कर सकती है आपको कि वी आर अ ब्रेक फिक्स टीम, विल नॉट सपोर्ट यू। लेकिन वी, व्हेन प्रोवाइडिंग यू द मैनेज सर्विसेज, विल नॉट से नो टू इट। हम उसमें डिफाइन करते हैं, तो वहां पे आपको एसएलए भी मिलेगा। अभी आप टिकट रेस कर रहे हो और 10 दिन तक माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट ने आपको रेजोल्यूशन नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप माइक्रोसॉफ्ट पे कुछ मतलब क्लेम रेस कर दोगे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमने आपको मैनेज सर्विसेज दी और उसमें आपकी एसएलए हमने बोला कि 8 आवर्स है, 8 आवर्स में आपकी टिकट रिजॉल्व होगी, तो हो सकता है जब 12 आवर्स होंगे तो आप कल को रेज कर दो कि वाई यू डिड नॉट रिजॉल्व दिस इशू एंड द एसएलए वाज 8 आवर्स एंड यू टुक 12 आवर्स, सो व्हाट अबाउट नेक्स्ट। तो आप उस पर रेस कर सकते हो वो कंसर्न, राइट, आपको उस पर बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग हमारा सपोर्ट मॉडल है उस पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, राइट। सो ये कुछ मेरा एक एस्पेक्ट्स हैं। सॉरी हाँ शिवानी बताओ। मेरा नहीं एक नहीं, गो अहेड। केस था। मेरा एक केस था जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के एंड से सेम एजयोर एडी के लिए प्रॉब्लम हो रही थी शेयर पॉइंट पे। कस्टमर इज फेसिंग एंड स्टिल ही इज फेसिंग द इशू, और वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है यू माइक्रोसॉफ्ट की टॉकिंग एंड अबाउट से। दैट एपीआई वन ना, जहाँ पे मैंने भी आपसे या बात की थी, हाँ राइट। जी, हाँ जी, हाँ जी। सो इनिशियली आपसे ही तो मेरा क्या, इंटरेक्शन हुआ था। करेक्ट, सो क्या क्या बोला माइक्रोसॉफ्ट ने उस पर। माइक्रोसॉफ्ट ने दे सजेस्ट कि माइक्रोसॉफ्ट मतलब एजयोर एडी हम लोग परचेज कर सकते हैं लाइसेंस। माइक्रोसॉफ्ट के एंड उनके स्कोप में ये चीज नहीं है, एंड वो इस चीज को कहते ही मतलब उन्होंने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए हैं। एंड अब एजयोर एडी के लिए भी मेरे पास में अब डिस्कशन चल रहा है, कस्टमर से भी चल रहा है एंड आपके यहाँ भी अंदर टीम से चल रहा है डिस्कशन। अभी मेरा आपसे जब इंटरेक्शन हुआ आपने ये बताया कि एजयोर एडी जो है वो बेसिक में मर्ज, वो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो एपीआई इंटीग्रेट होगी शेयर पॉइंट पे कि नहीं होगी, क्योंकि कस्टमर को बहुत टाइम से ये इशू फेस करना पड़ रहा है। बट आई थिंक लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया था या आपने बताया था, जब आपने माइक्रोसॉफ्ट के साथ सपोर्ट टिकट रेजिस्ट किया था, तो उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट सेड कि यू नीड टू गेट एज्योर एडी P1 लाइसेंस एंड देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट। सो आई थिंक आई हैव मेंशनड कि you need to understand why exactly or which feature of Azure AD P1 will suffice your requirement. So that was our thing. So did they clearly mention that why you need to purchase this license and No, which no, specific feature we are talking about? अभी कस्टमर नो, कस्टमर डिडंट डिफाइन मी। अभी एक बार कस्टमर से मैं Hmm. दोबारा कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। इफ दे आर एग्री देन वी विल गो फॉर द P1 लाइसेंस, फिर उसके बाद में कोटेशन वगैरह उनको शेयर कर दी जाएगी उसके लिए, क्योंकि Correct. नहीं, P1 का भी। but but my question was कि Microsoft has mentioned कि आपको P1 लाइसेंस लेना है, I understand. P1 लाइसेंस का कौन सा फीचर है? जैसे अगर मैं कह रहा हूँ आपको एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 2 लेना है, मैं आपको हाँ रीजन जी, बता रहा हूँ क्योंकि आपको 100 GB हाँ मेल हाँ, बॉक्स मिलेगा। So when हाँ जी, हाँ Microsoft जी। mentioned you need to get नहीं the नहीं, Azure AD P1 license, then which exact feature they are referring to that you should be getting? That's what my question is. नो दे डिडंट डिफाइन। मेरे पास मेल भी है, उस पे Hmm. कहीं पे भी मेंशन नहीं है। So I think that's what the next question should be, क्योंकि कस्टमर भी आपसे यही पूछेगा, बोला ठीक है मैं ले लेता हूँ, बट एग्जैक्टली मुझे मिल क्या रहा है इसके अंदर, या मुझे क्यों लेने के लिए बोल रहा है, रीजन क्या है इसके पीछे। ओके, ठीक है, लेट मी आस्क माइक्रोसॉफ्ट टीम कि ये व्हाई दे रिकमेंड दिस। एक बार हम फिर से टिकट रेस करते हैं इस चीज। करेक्ट। ठीक है, थैंक यू।
ठीक है टीम, कुछ और डिस्कशन आप चाहते हो? आई थिंक अवनीश, कैन वी चेक विद आलम इफ हाउ मच टाइम यू विल टेक? I called him. Actually, he is not picking. Probably he is there at the customer end. So maybe we'll any questions you have team related to MS Cloud you can ask, or else हमको ये वाइंड अप करना पड़ेगा आज। SD WAN का सेशन हम गोइंग फॉरवर्ड रखेंगे एंड विल इंटीमेट यू अकॉर्डिंगली। तो MS Cloud से रिलेटेड कोई आपका क्वेरी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। और मैं आपको वापस से एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोग स्निफ कीजिए, आप लोग इंक्वायरीज लाइए, आप लोग लीड्स लाइए। हमारे पास पूरी एक्सपर्टीज है जो कि हम मैनेज कर पाएंगे, हम मैनेज करेंगे और कस्टमर को अच्छा सोल्यूशन देंगे। तो आप लोग इस पे काम कीजिए, प्रोस्पेक्ट्स और फनल जनरेट कीजिए, और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास PSS हैं जो अवेलेबल हैं, जो कि आपकी क्वेरीज को हैंडल करेंगे। तो किसी की क्वेरी है अभी तो आप पूछ लीजिए, एल्स वी विल वाइंड इट अप। आप बोल सकते हैं कोई क्वेरी है तो, अदरवाइज नहीं है तो बता, ये ना भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं, तो सो दैट वी कैन वाइंड अप। So I consider this as no one has any query. So thank you very much partners for being available for सर this session. हेलो, हाँ बोलिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे आज का मीटिंग आपका माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर क्लाउड बेस्ड एंड आउटलुक बेस्ड था, राइट? तो जब कस्टमर प्लेस में इस आउटलुक बेसिस के ऊपर या क्लाउड बेस के ऊपर जब स्पीच करने जाएंगे तो हम तो रिज्यूम करेंगे या जब सामने कि टाटा से हैं, तो वो लोग एक चीज क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं कि आप लोग टाटा से हो पर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट आप लोगों से क्यों ले? ओके, तो योर क्वेश्चन इज कि जब आप कस्टमर प्रीमाइसेस में जा रहे हो एंड यू आर सेलिंग माइक्रोसॉफ्ट, तो वो पूछ सकता है कि मतलब मैं आपसे क्यों लूं, राइट? यही क्वेश्चन है, कम करें। एग्जैक्टली सर। ओके, सो इसका आंसर सी, मैं कुछ आपको बेनिफिट्स नहीं गिनवा सकता क्योंकि एट द एंड वी आर रीसेलर, राइट? या हम डिस्ट्री मॉडल में। तो ऐसा नहीं है कि जब मैं बेच रहा हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट मुझे 2 फीचर एक्स्ट्रा दे रही है और जब कोई और बेच रहा है तो उसको नहीं दे रही। वेरी स्पेसिफिक। बट what we carry when it comes to Tata is, the trust, first of all, right? Secondly, we do have our expertise. Like I'm working from the Microsoft PSS, we would have some other on the Azure, right? So we have the expertise from our end. On top of that, it's not just about one thing that we are offering, because as an organization, though today I have come as a just to have a conversation on Microsoft. But you being an organization, you being in a business, you would need multiple things. Maybe tomorrow you need some, smart flow. Tomorrow you need something else, right? So it's not just about one business model. We are giving you as a whole soul one shop where you can get all the security, all the IT infrastructure, everything from our side, right? And when it comes to platform, I think you already know what all we are capable of doing that, right? So we want to be a strategic partner, not just a reseller. So that's how I would take this question if customers ask. Also, I would like to share one thing. You being a vendor to the customer, definitely Microsoft is one of the product, but you are already a solution provider or a consultant to them. And we enable you as a 100% support to your customers, right? Like you are not just selling a product, you are selling a bundle of solutions to your customer, so that your RMS from that account increases, right? So that's the main purpose of like selling the Microsoft or Azure license through Tata. Okay, so Correct. I hope that And answers eventually your what question, happens? Mr. Ram. Yeah. Okay, Right, thank you, because sir. And one more question, sir. Yeah. एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग जैसे कोई लैपटॉप खरीदते हैं, सपोज लेनोवो हो गया, तो लैपटॉप जब हम रीसेलर है, तो लैपटॉप जब खराब होता है विद इन वारंटी, तो हम लोग डायरेक्टली टोल फ्री में कॉल करते हैं लेनोवो से
वहां से सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग जब सेल करेंगे तो टाटा सपोर्ट देगा या माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट देगा? So in case of Microsoft, आप माइक्रोसॉफ्ट अगर आपने हमसे लाइसेंस लिए हैं तो कस्टमर आपका टाटा को कांटेक्ट करेगा। टाटा लेवल 1 और लेवल 2 की ट्रबल शूटिंग अपने लेवल पे करता है, राइट। और फिर अगर बैकएंड पे हमें लगता है कि नहीं ये इशू माइक्रोसॉफ्ट साइड से, क्योंकि एट द एंड तो प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट का है, राइट। सो अगर हमें लगता है माइक्रोसॉफ्ट का कोई इशू है, विल रेज अ सपोर्ट टिकट विद माइक्रोसॉफ्ट एंड विल वर्क विद यू एंड माइक्रोसॉफ्ट टू गेट इट सॉर्टेड। सो आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट को कांटेक्ट नहीं करोगे, आप हमें कांटेक्ट करोगे एंड देन ओके, तो कस्टमर को यही बोलना है कि जब भी कोई प्रॉब्लम इशू हुआ तो आप लोग हमें ही कांटेक्ट करिएगा, तो हम लोग आके ट्रबल शूट करेंगे और इन द केस हमको अगर लगा तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट से हम लोग कांटेक्ट करेंगे, राइट? करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है Anish, I think we are good to close. I don't think we have much. Yeah, sure. Thank you very much all of you. And Thank you. Thanks recording for हम your आपके time. साथ शेयर कर देंगे आपके ऑफिशियल टाटा के ईमेल आईडी पे, so that if you want you can listen it again whenever you have time, and do contact us in case of any query further. Thank you very much. Thank you Kamal. Thank you all. Take care. Bye.